हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई। जिस चैप्टर के अंदर में हमने दो अलग अलग पोर्शंस में द्रव के अलग अलग गुणों का अध्ययन किया, एक द्रव स्थैतिकी और एक द्रव गतिकी। स्थितिकी में हमने द्रव को स्थिर रखा था किसी कंटेनर के अंदर, तब उसकी गहराई में हमने दाब की बात करी, वायुमंडलीय दाब की बात करी, एंड उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो जिस भी कंटेनर में रख रहे थे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जा रहा था। तो इन सभी चीजों की बात कर ली हमने द्रव स्थितिकी में। फिर बारी आई द्रव गतिकी की कि भैया द्रव अगर चलेगा, फ्लोट करेगा, तब क्या होगा। तो जब फ्लोट करने की बारी आई द्रव की, तब हमने समझा कि भैया यहां पर तो फ्रिक्शन आएगा, जब द्रव चलेगा तो उसके सतहों के बीच में घर्षण आएगा, है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई कि भैया द्रव गतिकी टोटली डिफरेंट जैसी दिखने लगी हमारे स्थितिकी से। तो इसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस करते हुए आए थे हमारे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, जहां पर हमने बात करी थी कि अगर एक द्रव बह रहा है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सीखा है ना कि अगर एक ठोस अगर गति कर रहा हो तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमेशा नियत होती है। वैसे यहां पर बात करें हमने कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन है भाई। ये तीनों ही नियत होते हैं किसी फ्लूइड के फ्लोट होते समय। तो हमने इस नियम को समझा, सीखा। इस सेशन में बारी है उसके अनुप्रयोग की, मतलब हम इस सेशन में क्या करने वाले भाई, यहां करने वाले हम बर्नौलीज थ्योरम के अनुप्रयोग, यहां पर हम उसके यूज की बात करेंगे। तो चलिए भाई फटाफट से हम इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज आईआईटी जेईई नीट सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक एंड फर्स्टली डिस्कस बर्नौलीज थ्योरम। सी, हम स्टार्ट करेंगे इसके अनुप्रयोग में वेंचुरीमीटर से, है ना। वेंचुरीमीटर भी कहते हैं, वेंदुरीमीटर भी कहते हैं, है ना। ये अल्टीमेटली भैया अब जो जैसे आप प्रोनाउंशिएट कर लो, वेंचुरीमीटर से हम इसको इनिशिएट करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि बर्नौलीज थ्योरम में एक बार आपको याद दिला देता हूं, फिर उसके बाद यहां पर लेकर के आता हूं तो ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या कहा गया था, तो हमें बर्नौलीज थ्योरम में कहा था कि भैया अगर आपने एक असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एक असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की एक नली में अगर कोई फ्लूइड को बहाएंगे तो उस फ्लूइड में सदैव उसकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी, ऐसा ही कहा था उन्होंने। क्या भाई, अगर हमने कह दिया कि ये वाला जो लेयर है ये h1 हाइट पर है, और ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है दिस इज ऑन h2 हाइट, और इसके अंदर कोई आदर्श द्रव जब बहाएंगे तो आदर्श द्रव किसको कहते हैं भाई, तो आदर्श द्रव उसको कहते हैं जो नॉन विस्कस हो, मतलब जो अश्यान हो, असंपीड्य हो। तो ऐसी अगर द्रव को इसके अंदर में हम फ्लोट कराएंगे तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो को सपोर्ट करेगी, मतलब वो धारा रेखीय प्रवाह को सपोर्ट करने वाला है। ये देखिए, ये धारा रेखीय प्रवाह है। तो हमने इस संदर्भ में कहा कि इफ दिस इज द एंड ए एंड दिस इज द एंड बी, अगर इस ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो और यहां पर जो द्रव है इसके बहाव की अगर आप बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी V1 हो, तो यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड यहां पर जो बहाव मेरे को मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड V2 सपोज। तो इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि अगर इस जल का, जल ना बोलता हूं तो आदर्श द्रव है, तो इसकी डेंसिटी हो गई अगर D, तो इनका कहना है कुल ऊर्जा, मतलब कौन कौन सी, तो उन्होंने कहा दाब ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब कौन कौन सा, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन तीनों का जो समेशन होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, है ना, एक स्थिरांक होगा। तो भाई ये सब होते कितने हैं, तो मुझे याद आया कि दाब ऊर्जा मतलब मैं अगर लिखता हूं P, इसको मैं लिखता हूं
DGH, और मैं इसको लिखता हूं हाफ DV²। तो ये हमेशा ही कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये कब की बात चल रही है भाई, तो ये सभी केसेस जो बात चल रही है ना, यहां से बहने वाले द्रव के लिए बात चल रही है ना। और वो द्रव कैसा है, आदर्श द्रव है, आदर्श तरल है। इसके कई फॉर्मेट्स थे, प्रति एकांक आयतन के लिए भी, प्रति एकांक भार के लिए भी, ठीक है। बट हम इसी से शुरुआत करते हैं, हम इसी के अकॉर्डिंगली लेकर के चल रहे हैं। यहां पर सारी टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर होगी। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, P जो है ये दाब है, D जो है ये घनत्व है, किसका भाई, जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लोट कर रही है उसका घनत्व है। और G आप सभी को जैसा कि पता है ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है भैया, इसके नाम से जाना जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया तो फिर V कौन है, तो ये हमारा फ्लूइड का वेग है, द्रव का प्रवाह, ठीक है। एंड आई थिंक अब कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बच रही, यही 4 टर्मिनोलॉजी से हमारा काम हो गया। लेकिन यहां पर ए लिखा है तो मैं इसको लिख देता हूं। ए जो लिखा हुआ है ये एरिया है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है ये। अच्छी बात है। जब ये इतनी सी बात हमें समझ में आ गई तो चलिए जरा हम वेंचुरीमीटर एंड ऑल की बातें करना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ में इनके कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं जिसके ऊपर हम इन अनुप्रयोगों को पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने यहां पर कह दिया कि भैया ये सब कुछ कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट। तो हमें एक दो फैक्टर्स और समझ में आई, क्या भाई, कि जो लो रीजन एरिया होता है ना, या कहता हूं मैं जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर का मान ज्यादा होता है, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर प्रेशर का मान भी क्या होगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि भैया जहां पर कम है ना, जहां पर डेप्थ ज्यादा है, ठीक है, जहां पर गहराई ज्यादा है, जहां पर गहराई ज्यादा है, ऐसा लिख देता हूं, गहराई द्रव की ज्यादा होने पर ठीक है, बहाव जो होता है कम होता है। कैसे है भैया, तो इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे कि अगर हम डेप्थ में उतर जाते हैं, मतलब जैसे गहरे जल की अगर बात करते हैं तो वो बहुत शांत होता है, गहरा जल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना, वो बहुत तेजी से नहीं बहता, ठीक है ना। और अगर वेग ज्यादा होगा तो वहां पर कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वहां पर कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और वेलोसिटी अगर कम होगा तो ज्यादा दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए आते हम जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके अनुप्रयोगों की और फिर समझते हैं। तो हमने वेंचुरीमीटर की बात करी। देखिए वेंचुरीमीटर क्या है भाई, तो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में बह रहे द्रव की जो धारा है, जो प्रवाह है, उसको ज्ञात करते हैं। तो कह रहे हैं ना, बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। यह उपकरण बर्नौलीज थ्योरम पर आधारित है, बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्रवाह कैसे पता है। अच्छा मैं ऐसा कह रहा हूं, एक पाइप से पानी बह रहा है, अब क्या गति से बह रहा है वो पानी, उसको पता करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है भाई, वेंचुरीमीटर की जरूरत पड़ती है। वेंचुरीमीटर से ही हम वहां पर मेजर कर पाते हैं कि बहाव का दर क्या है। कैसे मेजर करते हैं वेंचुरीमीटर में, तो जरा देखिए ना, ये एक अरेंजमेंट है। अभी अरेंजमेंट में आपको एक एक करके समझाता हूं। ये आप पूरा सेगमेंट देखिए, ये देखिए, लेट्स चेंज द कलर। सी, एक रिटार्ट ये है और एक रिटार्ट ये है, ये दो रिटार्ट्स हैं और ये इस तरीके से बना हुआ। क्यों ना मैं इसको अलग से बना लूं ताकि है ना आपको डायग्राम, क्योंकि ये देखिए डायग्राम से इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में वेंचुरीमीटर अगर आएगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही। तो कुछ इस प्रकार से बना है ये, एक ऐसा पाइप यहां पर भी है और सेम तरीके से यहां पर भी पाइप है ये, ठीक है। ये वाले दोनों हिस्से गायब थे तो मैं इनको गायब कर देता हूं। यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पे भाई इनके पाइप्स को ऐसा मोड़ा गया है, ऐसा, और यहां से ऐसी सीधी गई है, फिर ये ऐसी,
यहां से भी ये और ये ऐसा। क्या किया मैंने, बीच में पतली नली रख ली है ना, दोनों साइड से ये मोटी चौड़ी नली है, बीच में से कैसी है भाई, तो बीच में से पतली नली है, इधर दोनों तरफ से इसको उड़ा देता हूं। अभी देखिए और दो छोटे छोटे से काम है। एक काम करता हूं मैं, यहां पर भी एक गैप बनाता हूं, यहां पर भी मैं एक, अरे भैया पूरा नहीं मिटना, यहां पर भी हमने एक छोटा सा गैप बनाया हुआ है। इन गैप्स को क्यों बना रहे हैं, आइए चलिए हम जरा इनको भी देखते हैं। इन गैप्स की यूटिलिटी क्या है जरा देखिए। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल रिटार्ट यहां पर खड़ा किया, और एक वर्टिकल रिटार्ट यहां पर भी खड़ा है, ठीक है। जब इसके अंदर में मैंने द्रव प्रवाहित करना शुरू किया, और कैसा द्रव, तो भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होनी चाहिए। तो ये एक सेगमेंट, इसको मैं कहता हूं भैया ये एक सेगमेंट है ए, एक सेगमेंट है बी, और इसके अंदर से जब धारा रेखीय प्रवाह होना शुरू हुआ, तो इस धारा रेखीय प्रवाह के कारण देखिए क्या होगा, ये यहां पर इस तरीके से ये लेयर्स ऐसे तरीके से बहते चले जाएंगे। तो एक काम करता हूं ना, ये वाले को टेढ़ा क्यों ही बनाना, सीधे ही सीधे चले जाएंगे। क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, तो ये ऐसे ही चलेगी। कोई भी रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। ये देखिए अभी क्या होगा, आपको भी यहां पर बातें समझ में आ रही होगी। इस जगह की एरिया की बात करूंगा, इस जगह के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इसकी मैं बात करूं, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सपोज मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया भैया A1 है, और यहां से जो फ्लूइड पास हो रही है वो V1 वेलोसिटी से। इस जगह पे, इस पतले वाले जगह पे जब अपन जाएंगे, तो इसकी जगह पे हमने कह दी कि भैया इसका एरिया A2 है, और इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी वो V2 हो जाएगी। एंड अगेन जब यहां पर की बात मैं करूंगा यहां पर, तो ये यहां पर जो A1 था उसके बराबर ही होगा, ये A1 के बराबर A3 लिख देता हूं, और यहां पर इसको V1 के बराबर ही होगा, तो रख लीजिए ये A1 और V1 के बराबर ही है, ठीक है ना। तो मतलब यहां से जो फ्लूइड जा रहा है वो जब इस पतले वाले हिस्से में जाएगा, तो आपको पता है कि ये पतले वाले हिस्से में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। अच्छा, जब यहां पर दबाव उत्पन्न होगा, तो ये कुछ फ्लूइड का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ भी चढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भैया ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ये देखिए इसमें भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। दोनों ही जगहों पर कुछ ना कुछ ऊंचाई तक ये जल चढ़ेगा। तो आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गया भाई, इसको ही हम वेंचुरीमीटर कहते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है आइए चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए वेंचुरीमीटर की बनावट चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसमें AB एक क्षैतिज नली होती है जिसके बीच का भाग C संकीर्ण होता है। इस नली के साथ दो नलियां M तथा N जुड़ी होती है। एक ये वाली नली M जुड़ी है और ये वाली नली N जुड़ी है। ये दो नलियां जुड़ी हुई है इसके साथ में। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया, A1 और वेलोसिटी है V1। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2, और यहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 के बराबर ही होगा, और यहां से जो फ्लूइड जाएगा वो भी V1 के बराबर होगा। तो ये बीच वाला सेगमेंट अलग है, ये दोनों अलग है, आपको अरेंजमेंट दिख गया होगा, ठीक है। वेंटुरीमीटर को उस नली के साथ क्षैतिज जोड़ दिया जाता है जिसमें से बहने वाले द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात करनी। अब भाई ऐसा हमारा एक पाइप चल रहा है, अब वेंचुरीमीटर को ले आकर के यहां पर कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमने वेंचुरीमीटर को ऐसा ले आकर के कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ये जो सेगमेंट दिख रहा है, फिर से इधर से आपका जो पाइप था उसमें पानी जा रहा है। ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये है हमारा वेंचुरीमीटर। ये जो हिस्सा है ये हमारा वेंचुरीमीटर, ठीक है। ये वाला बीच वाला हिस्सा हमारा वेंचुरीमीटर है। तो इसके साथ में कनेक्ट कर देने से यहां से जो प्रवाहित जल होगा
उसकी मान हमको पता चल जाएगा कि किस रेट से चल रहा है। और कैसे पता चलेगा ये तो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। ये बात अभी हम कैलकुलेट करने, होता क्या है कि इसमें जो m रिटार्ट है उसमें हाइट और जो n रिटार्ट है उसमें हाइट, दोनों के हाइट में एक डिफरेंस आ जाता है h। मतलब जो ये यहां पर भी जो हम लोगों ने जो ये हमने बनाया, इन दोनों के हाइट्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये फाइनली यहां तक की बात है, यहां तक, और ये कहां तक है भैया, सिर्फ और सिर्फ यहां तक। इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, h का जो डिफरेंस है, इसी के जरिए हम वेंचुरी मीटर में डिटेलिंग्स कर पाते हैं, इसी के जरिए हम निकाल पाते हैं कि कितना प्रवाह का दर है। तो ये हाइट के संबंध में हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो कैसे निकलेगा, हम चलिए इसकी अब बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा मामले को। कार्यविधि क्या है भैया, तो देखिए कार्यविधि में जब द्रव नली ए बी में से प्रवाहित होता है तो अविरतता के सिद्धांत से सी पर द्रव का प्रवाह का वेग ए पर द्रव के प्रवाह के वेग से अधिक होगा। भाई हमने अविरतता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है भाई, मैं ये भी लिखाता हूं, अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वो कहते हैं कि A1 V1 बराबर होता है भैया A2 V2 के, एरिया इंटू वेलोसिटी है, एरिया इंटू वेलोसिटी फर्स्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी सेकेंड। इसका एक और मतलब होता है कि A1 अपॉन E2 अगर करेंगे तो V2 अपॉन में V1 होगा। इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहां पर एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है क्षेत्रफल समानुपाती 1 में वेग, या यूं कहूं इस वेग को तो मैं कहता हूं द्रव का प्रवाह, ये होता है क्षेत्रफल जो होता है 1 अपॉन द्रव के प्रवाह के, मतलब क्षेत्रफल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन द्रव के प्रवाह के। तो अब ये बात समझ में आ रही कि क्षेत्रफल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भाई ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वेग कम होगा, और जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर वेग ज्यादा होगा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों जगहों पर अगर ध्यान से देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि भैया एरिया 1 ज्यादा है एरिया 2 से, 1 का एरिया ज्यादा है 2 का कम है। That's why can we written as V1 is less than V2? Let's see. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भैया कि एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो A1 की ज्यादा है, A वाले सेगमेंट पे यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, तो भैया यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहां वेग तो कम होगा ना, और यहां पर क्षेत्रफल कम है तो वेग ज्यादा होगा। और ये तो कॉमन सी बात है यार, आप सभी को आता है कि पाइप से है ना पानी बह रहा है, आप उसका एरिया ऐसा आधा अंगूठा रख करके पाइप कम कर दो तो तुरंत ही उसका वेग बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, हो गई ना बात खत्म, बस चलो। तो जब ये बात हो गई तो एक और पॉइंट समझ में आता है कि भैया सी पर दाब ए पर दाब की तुलना में कम होगा, ए पर दाब P1 तथा सी पर दाब P2 होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। अभी हम लोगों ने यहां पर जो बात करी थी कि भैया जो गहराई में, कहां बात करी थी, यहां बात की थी, गहराई में द्रव ज्यादा होने पर, गहराई द्रव की ज्यादा होने पर बहाव कम होता है। मतलब जहां पे बहाव कम है ना, गहराई ज्यादा है, तो एक और फैक्टर यहीं से समझ में आता है कि गहराई ज्यादा होने पर क्या लगता है आपको, नीचे की तरफ जितना ज्यादा चलते चले जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर का मान तो बढ़ता चला जाएगा ना भाई। गहराई ज्यादा होने पर दाब बढ़ता है, ठीक है ना, क्या होगा, दाब बढ़ता है। सिर्फ लिक्विड के केस में नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि फ्लूइड की बात करें, गैसेस की बात करें तब भी देख लीजिए ना। अगर हम हमारे मैप के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो मैं कहता हूं कि भैया दिल्ली और ऊपर और चले जाते हैं हिमाचल में शिमला, तो भैया शिमला में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ हाइट पे बढ़े चले जा रहे हैं, और दिल्ली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे यहां पे समझिए अगर ज्यादा गहराई में पानी में उतरेंगे तो आपको दाब ज्यादा महसूस होगा, और अगर सतह की तरफ ऊपर बढ़ने लग गए, मतलब पानी के अंदर आप डूब रहे हैं मतलब ऐसे ही है ना, तैराकी सीख रहे हैं भाई, तो जब सबसे नीचे की तरफ होंगे तो दाब ज्यादा होगा, ऊपर आते जाएंगे तो दाब कम होता जाएगा। तो भैया एक और बात समझ में, गहराई पर द्रव की
गहराई द्रव की ज्यादा होने पर बहाव कम होता है, ठीक है, और गहराई जो है ज्यादा होने पर दाब बढ़ता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जहां बहाव कम है वहां दाब ज्यादा है, जहां बहाव कम है वहां दाब ज्यादा है। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको देखिए ना, यही तो समझ में आ रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि बहाव कम होने पर दाब ज्यादा होता है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने से तो यही कंक्लूड होता है। और मैथमेटिकली इसको हमने हमारे प्रीवियस वन सेशन में प्रूव भी किया है। तो आप जो है ना, जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम वाला जो लेक्चर है वो जरूर कवर अप करेंगे, वहां से आपको डिटेलिंग्स मिल जाएगी। बट अभी के लिए आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं सारे स्टेटमेंट्स आपके लिए लिख रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। बट हाँ, वो अगर देख लेंगे तो मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने ये बोला कि भैया यहां पर एरिया A1 जो है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो यहां का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पर जो प्रेशर होने वाला है वो कम होने वाला है। यानी तेजी से वेलोसिटी चलेगी, वेग ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, बखूबी ध्यान रखिएगा, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे सब कुछ मामला चलने वाला है। यहां मैंने क्या कह दिया आपसे, यहां मैंने कहा कि इसका प्रेशर P1 है और इसका यहां पर लिख देता हूं प्रेशर P2 है। तो पॉइंट क्लियर हो गई कि ये F यदि, ऐसा नहीं भैया, यदि लिखो, यदि A1 ज्यादा है A2 से, A1 ज्यादा है किससे, A2 से, तो हमने कह दिया V1 जो होगा वो कम होगा V2 से। और ये बात जैसे ही समझ में आई तो समझ में आ गया P1 जो है ये ज्यादा होगा हमारे P2 से। ये स्टेटमेंट में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से देख करके आइए, है ना, थोड़ी सी पीछे कीजिए वीडियो, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, और इसको फिर से आप कवर अप कीजिए, क्योंकि यही 3 स्टेटमेंट आपको याद रखनी है और बहुत आसानी से मैं याद कराता हूं। अगर आप गहराई में उतरोगे तो दाब बढ़ेगा, और गहराई में उतरेंगे, दाब बढ़ गया तो चाल कम हो जाएगी, दाब बढ़ेगा चाल कम हो जाएगी। और ये दोनों कब होगा, जब गहराई में उतरेंगे। गहराई में कब उतरोगे, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तभी तो गहरा ज्यादा होगा ना। यहां पर गहराई ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी यहां तो है ही नहीं। क्लियर हो गई बात। तो ये इस कारण से, चूंकि P1 यहां पर ज्यादा है और P2 यहां पर क्या है, कम, तो इसके कारण क्या हो रहा है, आइए जरा हम देखते हैं कि भाई ये तुलना होगा और P2 हो। तो मान लीजिए A पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 तथा प्रवाह जो है वो V1 है, यहां पर A1 और प्रवाह V1 है। इसी तरह C पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 और प्रवाह V2 है। इस पॉइंट पे ये A B ये वाला सेगमेंट है, C ये बीच वाला है जो कनेक्टर जैसा है, जुड़ा हुआ सा। यहां पर क्या हो गया भाई, तो यहां पर हमें देखने को मिल गया कि ये हो जाता है हमारा प्रेशर, ये P2 और ये P1, ठीक है ना। वेग कितना है, V2, यहां V1, एरिया A1, यहां पर A2। तो नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो भाई, ठीक है, ये कैसा हो, धारा रेखीय हो। इसका प्रवाह जो है अगर धारा रेखीय हो, ठीक है, तो सांतत्य समीकरण से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम शुरुआत करेंगे। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। चलिए ना इसको हम डेराइव करते हैं ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा रख लें। अभी ये समझ में तो आई गया ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भैया, है ना, ताकि हमें डेरिवेशन भी सॉल्व करना है। चलिए चलिए भैया ये हम रख लेते हैं इसको यहां पर, इससे हम डेटा रेफर करते रहेंगे। क्या क्या कहना है यहां पे, तो हम लोगों ने यहां पर जो बातें डिस्कस करी है इसके लिए वो हम शुरुआत करते हैं कहां से, तो हमने लिखना शुरू किया सांतत्य समीकरण से, ठीक है, अविरतता का सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से क्या लिखेंगे भाई, तो सांतत्य समीकरण कहता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्या कहते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, मतलब A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1, ठीक है। तो मैं अब कहता हूं ये चीजें अगर आपको मिल गई तो अब बर्नौलीज थ्योरम का उपयोग कीजिए और कहानी की शुरुआत कर लीजिए।
तो मैं कहता हूं बर्नौलीज थ्योरम से, बर्नौली के, क्योंकि इन्हीं का अनुप्रयोग पढ़ रहा है तो भैया इनको तो यूज करना ही पड़ेगा, बर्नौली प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है भाई, तो P1 प्लस DGH1 भाई, DGH1 प्लस हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस DGH2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे अगर इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर देखिए ना, चूंकि नली क्षैतिजतः जुड़ी होती है, क्षैतिजतः जुड़ी होती है, अर्थात भैया अगर इन दोनों को क्षैतिज रूप से जोड़ देंगे तो यहां पे अगर थोड़ा सा मैं पीछे करके आपको दिखाऊं तो ये देखो ना, ये H2 ज्यादा था, H1 कम था, लेकिन यहां पे इन दोनों की अगर हाइट की बात करेंगे ग्राउंड से, चलिए मैं ऐसा ग्राउंड टच कर लेता हूं, यहां और यहां इन दोनों का ये H1 है और ये कितना है, H2 है, तो ये हाइट तो सेम है। अगर हाइट सेम हो गई तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं भाई, बर्नौलीज थ्योरम ने यही कहा था ना कि कुल ऊर्जा कांस्टेंट होती है, नियत होती है, तो भैया स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात H1 इक्वल्स टू क्या हो गया, H2, मतलब DGH1 इक्वल्स टू क्या हो गया, DGH2। तो भैया ये तो हो गई बात ही खत्म, मतलब ये तो कट गए, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब अगर ये कैंसिल हो गए, अर्थात अब इनको पुटअप कर दूं इसके अंदर में, तो क्या लिखेगा, देखिए P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर। मुझे यहां से निकालना है क्या है भाई, तो मैं निकाल लेता हूं P1 माइनस P2। ठीक है, तो ये P1 इसको इधर ला दीजिए, माइनस P2, चेंज इन प्रेशर, दाब में अंतर। ठीक है, कितना होगा, तो हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर। अभी उठा करके इन दोनों में से 1/2D को कॉमन कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा भाई, तो ये आपका बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलेगा क्या, मंजूर है? ठीक है, और इधर में क्या चल रहा है भाई, इधर में चल रहा है हमारा P1 माइनस P2। अब क्या काम किया जाए, तो अब हम यहां पर P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको हम उठा करके एक काम करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 से कुछ वैल्यूज ले आकर के रखते हैं। क्या कर ले भाई, तो यहां से वैल्यूज ले आकर के रखने के लिए हम यहां से वैल्यू ले आकर के रखते हैं, इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां से हम वैल्यूज ले आकर के जैसे ही रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा, देखिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए ये हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही बनने वाला है। कैसे बनेगा भाई, अगर और एक स्टेप लेंगे तो यहां पे आपको पल्ले पड़ जाएगा कि 1/2D, यहां से V2 अपन V1 है ना, तो यहां से है ना V2 को कॉमन कर दीजिए, V2 स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में V2 स्क्वायर। चलेगा क्या? अच्छा, अपन एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, यहां पे V2 अपन V1 है भाई, तो मैं यहां से V2 को क्यों कॉमन निकालूं, यहां से V1 निकालता हूं। चलिए इसको मैं हटाता हूं, मैं यहां से V1 कॉमन निकालता हूं भैया, यहां से V1 स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, V1 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहां पर, तो V2 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब यही काम कर रहा हूं मैं, V2 अपॉन V1 का मान A1 अपॉन A2 है, तो V2 अपॉन V1 का मान मैंने रख दिया A1 अपॉन में A2, तो ये स्क्वायर स्क्वायर था, यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां पर भी मैंने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। इसको भाई ये हमारा एक फॉर्म मिल गया। ठीक है, इसको हम चाहें तो और भी एक लाइन बढ़ा देते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर, है ना। इसको एलसीएम कर लिया और कुछ नहीं। थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, एक काम करते हैं आगे लिख देता हूं।
चलो भैया अभी तो ठीक है, ये हमारा a2 स्क्वायर, ठीक है भैया, लो हो गई बात खत्म, है ना। इसके जस्ट बाद हमें यहां पर मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दूं, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहता हूं कि P1 माइनस P2 जो होता है वो कितना होगा, DGH। भाई प्रेशर का अंतर जो होगा, दाबांतर कितना होगा, तो मैं कहता हूं जरा देखिए, यहां दाबांतर P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो आपका होगा DGH। कितना होता है भाई, DGH। अब मैं इसको, ठीक है, इसको उठा करके रखता हूं किसमें, हमारे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं कहता हूं जरा देखिए, इक्वेशन समीकरण 2 तथा 3 से, इन दोनों समीकरण में अगर देखेंगे तो P1 माइनस P2 है एंड यहां पर भी P1 माइनस P2 है। क्या इन दोनों को कंपेयर कर दूं, तो हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर कितना मिलेगा, हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर, हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। लेट्स चेक। अच्छा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर, भाई ठीक है, इसको रिप्लेस भी तो किया था ना, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर, ये हो गया। इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा यहां से DGH इज इक्वल्स टू DGH। लेट्स चेक वन सेकेंड। हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है भाई, तो अभी यहां पर मुझे D से D कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बाकी सबको उधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू DGH में से D तो मत खत्म हो गया, कट गया, HG इंटू ये हो जाएगा हमारा A2 स्क्वायर, और ये 2 भी ऊपर उठ करके चला जाएगा ये। तो यहां से मुझे V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2GH A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही मिलने वाला है V स्क्वायर। तो फाइनली जो V1 की वैल्यू आएगी, है ना, फाइनली जो V1 की वैल्यू आएगी ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में चली जाएंगी बातें, ठीक है। क्या कर लूं मैं, अंडर रूट में पहुंचाता हूं, ये A पूरा अंडर रूट ऑफ 2GH A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर, यही बनेगा। अब भैया ये जो A2 स्क्वायर का जो स्क्वायरिंग टर्म है उसको बाहर निकाल देता हूं। तो एक काम करिए, यहां पर मैं निकाल देता हूं A2 को, यहां से अब मैं उड़ा देता हूं A2 को, ये हो गया हमारा V1 स्क्वायर। जो वेग होने वाला है, जो वेग होने वाला है वेंचुरी मीटर के लिए, वो वेग क्या है भैया, तो V1 की वैल्यू ये रही, V1 इक्वल्स टू A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारा फाइनली रिजल्ट रह जाने वाला है। अब मैं कहता हूं कि ये तो निकल गया क्या भाई, ये तो निकल गया वेग। अब हमसे किसी ने ये पूछा कि भैया यहां पर प्रति सेकंड बहते हुए द्रव का आयतन अगर Q हो, मैं कहता हूं यदि A से बहने वाले प्रति सेकंड द्रव का आयतन Q हो, तब Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भैया, तो A1 V1, है ना। तो ये हो गया A1 इंटू V1, V1 की जगह पे ये सब रखना पड़ेगा। कौन है भैया, ये है हमारा A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस ऑफ A2 का स्क्वायर। इधर में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हो गया हमारे Q की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, ये हो गई हमारी Q की वैल्यू।
चलेगी भाई। तो यहां पर हमें बातें समझ में आ गई कि अगर इस वेंचुरीमीटर से, है ना, अच्छा ये आप ये भी सोच सकते हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ, है ना, ये V1 निकाला, तो भैया V2 भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि भैया मुझे क्वांटिटी अगर निकालनी हो तो क्वांटिटी के लिए एक बात समझिए, जितनी क्वांटिटी, जितना आयतन यहां से प्रति सेकंड पास होगा, यहां से भी उतना ही आयतन प्रति सेकंड पास होगा, क्योंकि आयतन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से भी उतना ही आयतन पास होने वाला है प्रति सेकंड जितना कि यहां से पास हो रहा है ना, नहीं तो मास थ्योरी गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए, तो जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया उसी की बात करें भाई। ये सबसे पहले उन्हें सातत्य समीकरण लिया, फिर कहा कि ए बी अगर क्षैतिज है तो भैया वो H मतलब जो हमारा स्थितिज ऊर्जा वाला पोर्शन था DGH वाला, वो सेगमेंट खत्म हो जाएगा, वो 0 हो गया। तो क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस P इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। D जो था द्रव का घनत्व था, हम लोगों ने P1 माइनस P2 हाफ dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर निकाला, फिर यहां से V1 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो V2 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर माइनस 1 बना। फिर हमने क्या किया भाई, तो P1 माइनस P2 हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर A1 अपॉन में A2 का स्क्वायर हमने कर लिया, ये स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है ना। अभी ये कहां से आया था भाई, तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली इक्वेशन थी उस जगह से लेकर के आया था ना, ये वाली, इससे ले आए थे A1 अपॉन A2 V2 अपॉन V1 की जगह पे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। ये देखिए हमने यहां पर किया है, ये हमारा यहां पर जो है फाइनल रिजल्ट जाकर के मिल जाता है, हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर। एंड अगेन जब हम लिखते हैं कि भैया अगर दाबांतर की बात करें किसमें, इन ऊर्ध्वाधर नली में, ये H अंतर के साथ में, तो P1 माइनस P2 कितना होगा, HDG। ये जो हमने यहां पर जो हमने ये नली बनाई है, ये हाइट H है, ये इसको MN लिख देता हूं, मैं भी MN ही दिया है उधर, तो मैं भी लिख दू। MN के बीच में जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है वो कैसे लिखूंगा, तो हमने लिखी थी दबांतर कितना होगा भैया, P1 माइनस P2 HDG। अब इन दोनों को उठा के कंपेयर कर दिया हमने, किसको किसको, हाफ dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल अपॉन A2 स्क्वायर को कंपेयर कर दिया हमने HDG से। अब आफ्टर कंपैरिजन हमें क्या मिला भाई, तो HDG इक्वल्स टू 1/2 हाफ dV1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर। अभी यहां से V1 स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ये नीचे वाले पूरे 2A2 स्क्वायर को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A2 स्क्वायर GH, और ये D से D तो कैंसिल हो गया, D से D डेंसिटी दोनों तरफ खत्म हो गई। अभी क्या बना भाई, तो V1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट से ये A2 स्क्वायर का A2 बाहर निकल जाएगा और बाकी सब कुछ अंदर रह जाएंगे। अब यहीं पर हम कह रहे हैं कि यदि AB में प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन Q हो, प्रति सेकंड कितना बह रहा है भाई, Q बह रहा है, तो भैया उसमें से बहने वाला कितना आयतन हो जाएगा, Q इक्वल्स टू A1V1, एरिया इंटू वेलोसिटी, प्रति सेकंड की बात हो रही है। ये पहले भी मैं सिखा चुका हूं, इस वाले बात को फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहां पर जरा देखिए, आयतन बराबर आप कहते हो कि भैया क्षेत्रफल इंटू आपको लंबाई देनी पड़ेगी। मैं कहता हूं ठीक है, प्रति एकांक सेकंड में वेग, तो वेग बराबर आपने कहा कि भैया ये वही विस्थापन लिख लेता हूं, चलो, विस्थापन बटा में समय। ये विस्थापन अल्टीमेटली क्या है, तो ये विस्थापन को ही तो, इस विस्थापन को ही तो हम क्या कहते हैं, लंबाई। इस विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भैया लंबाई। और ये नीचे समय कितना है, 1, तो ये 1 हो गया, तो एकांक समय में तय की गई विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग। तो ये वेग बराबर कितना हो गया, लंबाई के बराबर हो गया ना भाई। तो मैं यहां पर क्षेत्रफल इनटू इस लंबाई की जगह वेग लिख सकता हूं ना, मैं इसकी जगह एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं ना। अगर A1V1 लिखा है तो लिख सकते हैं ना कि आयतन बराबर A1V1, बट ध्यान है प्रति एकांक समय के लिए है सिर्फ और सिर्फ, है ना, पर यूनिट टाइम के लिए, इसके अलावा ये नहीं चलेगा, पर यूनिट टाइम में ही सिर्फ वैलिड है ना। चलिए, तो पॉइंट क्लियर हो गया कि समीकरण 3 से इसका मान रख दीजिए, किसका, V1 का। ये रहा 3, A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
तो अगर इसके मान को यहां पर आपने लिया करके रख दिया तो ये बन गया a1, ये a1 उधर से a2 अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। हो गई बात खत्म। अब यहां से कुछ रिजल्ट देखते हैं हम, जरा देखिए। इस प्रकार यदि a1 और a2 और h का मान ज्ञात हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ज्ञात हो और हाइट डिफरेंस m और n में हाइट डिफरेंस ज्ञात हो, तो समीकरण 4 की सहायता से प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव का आयतन अर्थात द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है। आयतन निकालने का मतलब क्या? द्रव प्रवाह की दर। ठीक है, तो इसकी द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कर दी जा सकती है। तो देखिए ना, a1 और a2 जो है, ये ध्यान से समझिएगा कैसे। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इधर आते हैं। ये a1 और a2 तो हम पता कर सकते हैं मैकेनिकली मेजर करके उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इन दोनों रिटार्ड्स में ये m और n में जल ऊपर की तरफ उठेगा। अब जितना दोनों में हाइट डिफरेंस होगा वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a1 और a2 तो फिक्स होगा, ये हाइट अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस समीकरण में a1 a2, देखिए वेलोसिटी की तो बात कर ही नहीं रहे ना, वेग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। a1 a2 और वो वेलोसिटी जो है वो हाइट में डिफरेंस को कॉज कर रही है, तो वेलोसिटी का अंतर पड़ेगा किसके टर्म्स में? हाइट डिफरेंस के। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं, वेंचुरीमीटर से तो हाइट कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि ये तो उसके लिए फिक्स वैल्यू होगा a1 a2, और ये g का जो मान होगा ये फिक्स होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ हाइट में डिफरेंस, यानी वो जो दोनों यहां पर रिटार्ड्स दिख रहे हैं m और n, इनमें जो है जल का स्तर कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, और उसके आधार पर हम अब जल प्रवाह की दर या द्रव प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गई भाई। वेंचुरीमीटर में आई थिंक अब कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट इज दैट कि भैया a1 a2 और g का मान नियत है, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अंडर रूट ऑफ h। बेसिकली अगर हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम सीधे सीधे इससे भी निकाल सकते हैं, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। द्रव प्रवाह की दर अधिक होने पर ऊर्ध्वाधर नलियों में द्रव के तलों का अंतर अधिक होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर प्रवाह की दर ज्यादा है तो हाइट डिफरेंस भी ज्यादा होगा, और अगर दोनों नलियों में हाइट डिफरेंस कम है तो प्रवाह की दर भी जो है वो कैसा है? कम है। अगर उसके अंदर से जो फ्लूइड पास हो रहा है वो अगर तेजी से पास हो रहा है तो हाइट डिफरेंस ज्यादा होगा, धीरे धीरे पास हो रहा है तो हाइट डिफरेंस कम होगा। ये पॉइंट भी हमें यहां से सीधे साफ सुथरे क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक बर्नौलीज थ्योरम का जो अनुप्रयोग में था, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्लियर है। ठीक है, क्या था भाई? हमारा वेंचुरीमीटर, जिसके वजह से अगर हमें किसी भी पाइप के अंदर जिस रेट से फ्लूइड फ्लोट कर रही है उस रेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्या? कणित्र या स्प्रेयर में, है ना, एटमाइजर या फिर स्प्रेयर। आपने ये चीज देखी होगी भाई, ये स्प्रेयर आपने देखी होगी। ये स्प्रेयर बड़ा ये अच्छी सी चीज है, बड़ा ये आसान सा चीज है, सोचने में लगता है लेकिन बड़ा ही आसान है। अब बोलो कहां देखी होगी? तो आपने अभी वो देखना है ना, अभी क्या कहते हैं, फॉग कार वॉश, फॉग बाइक वॉश, क्या करते हैं भाई? वो है ना एक जेट स्प्रेयर होता है, जिससे गाड़ियां धुलने के लिए आपने देखा ना, एक जेट स्प्रेयर होता है, उससे बहुत तेजी से पानी निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि भैया अगर मिट्टी विट्टी कुछ चिपकी हुई हो गाड़ी के ऊपर तो वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है, तो बहुत तेजी से उसमें से पानी निकलता है। अब क्या किया, तो उसके स्प्रेयर के मुंह से जस्ट पहले एक ऐसी अरेंजमेंट बनाते हैं। कैसा अरेंजमेंट है जरा देखिए, मैं इधर बनाता हूं। ये यहां पे एक जेट स्प्रे है ऐसा, ये मुंह हल्का सा बारीक हो गया, ये नोजल जिसको कहते हैं तो पॉइंटेड हो गया। अब एक है ना, एक ऐसा कॉर्क लगा करके, एक यहां पे कॉर्क लगा देंगे, एक ऐसा बॉटल है, इस बॉटल को फिक्स करा है, यही किया है, देखिए ऊपर डायग्राम में दिख रहा है। अब होता क्या है ना, इस बॉटल को हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया। क्या करते पता है, इसके अंदर ना थोड़ी सी हम एक लिक्विड डालते हैं जो झाग बनाती है, खूब सारी झाग बनाती है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक लिक्विड डाल के रखा है जो खूब सारी झाग बनाती है। अब यहां से क्या हो रहा है, तो यहां से आप कहोगे इसके अंदर में है ना, इसके अंदर में वाटर आ रहा है भैया, पानी आ रहा है धुलने के लिए गाड़ी, और यहां से जब ये निकलता है पानी तो भैया इधर 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 इस तरीके से निकलेगा,
भाई स्प्रेयर है ना, ऐसे ऐसे फैलता हुआ निकलेगा। अब इसमें क्या होगा, यहां से जो पानी चल करके आ रहा है ये तो काफी तेजी से चल करके आता है भैया। ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसकी ज्यादा होती है। अच्छा, वेलोसिटी अगर यहां पर ज्यादा होगी तो आपको क्या लगता है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, इस परिक्षेत्र में आपका प्रेशर कैसा होगा? मैं चलूंगा पीछे, फिर आपको दिखा के ले आता हूं। अभी आपके लिए मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है कि अगर, हाँ यही क्या लिखा, हाँ, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ये देखिए V2 यहां पर आपको कैसा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो प्रेशर कैसा दिख रहा है, कम दिख रहा है। चलो भैया नहीं दिख रहा है, आओ थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, लो चलो इसको बड़ा कर दिया, इधर रखते हैं। अब देखिए, अब दिख रहा है। क्या बोलता हूं मैं कि भैया ये जो है, चलो ये जो आपको यहां से दिख रहा है कि वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम है। वेग ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और वेग कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो यहां जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने क्या एक्सप्लेन करा आपको कि पानी बहुत तेजी से चल के जा रहा है, मतलब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस रेंज में प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। प्रेशर कैसा होगा, कम। कितना कम, तो मैं कहता हूं ये प्रेशर मेरे वायुमंडलीय दाब से भी कम। किससे, वायुमंडलीय दाब से कम। अब ये वायुमंडलीय दाब से कम हो गया, और इसमें खूब सारी झाग भर रखी है हमने, किसमें, इस डब्बे के अंदर। तो इसका जो दाब होगा, इसके अंदर जो जल के ऊपर, जो झाग के ऊपर दाब होगा, ये किसके ऊपर होगा भाई, तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसका जो दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर है, मतलब इसको मैं P1 कह लेता हूं, इसको मैं P2 कहता हूं। तो आपको क्या लग रहा है, P1 कम है ना P2 से, P1 जो है कम है, यानी ये ऊपर नोजल, ये जहां पे कनेक्टेड है, यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब जब यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये P2 क्या है भैया, ज्यादा दबाव का क्षेत्र है, तो बल किधर लगता है, ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र पे। मतलब ये हो गया, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, आप दाबांतर, दबांतर के कारण नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब P2 से P1 है ना, P2 से P1, नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा भाई, प्रेशर लगेगा। तो ये प्रेशर की वजह से बल लगेगा, है ना, कि और बल लगता है। जो फोर्स होता है, फोर्स क्यों लगता है भाई, चेंज इन प्रेशर की जगह पे, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ में लगता है। तो हायर प्रेशर कहां पे हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, और ये जेट स्प्रेयर से जो पानी निकल के जा रहा था उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, वेग ज्यादा थी, वेग ज्यादा थी तो प्रेशर कम हुआ ना भाई। ये ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो इसमें से ये जो झाग होते थे, जो बुलबुले होंगे, ये झाके ये ऊपर उठने लगे अपने आप, और यहां जैसे ही पहुंचेंगे इसकी वेलोसिटी के साथ में खट से ऊपर, ये अपने आप क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ बुलबुला उठता हुआ आ रहा है, और यहां से पानी का बहुत तेज धारा आ रहा है, तो ये इसको आगे की तरफ लेके भाग जाएगा। अब यहां से जो निकलता है ना, खूब सारे झाग निकलते हैं, और गाड़ियों के ऊपर ले जाकर के स्प्रे कर देते हैं भैया। इसके बाद गाड़ियां पूरी झाग में नहा ली, फिर पोछा, बढ़िया बेहतरीन है ना, फोम वॉश करा करके लाए हैं, ऐसा बढ़िया वाला महंगा वाला, पैसा ले लेते हैं वो, है ना। किया कुछ नहीं भैया, वही शैम्पू थी जो पहले है ना ऐसा बाल्टी में घोल करके ऐसा गाड़ी साफ कर रहे थे, उसकी जगह पे इनने स्प्रेयर यूज कर लिया। अब कई लोगों को दिमाग में आता, अच्छा इसमें से निकल रहा है, मतलब इसमें भी पंप होगा ना भाई। मेरे को तो ऐसा ही समझ में आता है ना बाबा, कि अगर एक डब्बा है उसमें से पानी को ऊपर निकालना है तो इधर 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 पंप लगाओ, नहीं इधर पंप लगाओ, ये इधर पंप लगाओ भैया, इसको बैटरी दो, इसमें से मोटर लगाओ, ये पंप इसको उठा उठा करके इधर फेंकेगा। लेकिन पता चलता है यार वो तो कुछ नहीं है, एक डब्बा ले आता है, ऐसा गोल 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 कस देता है, और उसमें से झाग निकलने लगता है, और फिर कहता है भैया लाओ 800 रुपए दो, फोमोस किया है गाड़ी का। चलो 800 महंगा बोल दिया, 500 रुपए भैया, है ना। हमारे 3M कार केयर वाले भैया ले लेते हैं, 800 रुपए ले लेते हैं। खैर छोड़ो, हाँ मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या कहता भैया, ये जो था ना लो प्रेशर एरिया आपने क्रिएट किया, तो नीचे साइड में क्या था, एक हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप वो बढ़ने लग गया, और यहां से जब स्प्रेयर से आया बहुत तेजी से पानी, तो भैया उसको है ना उठाते हुए आगे की तरफ ले गया। दिस इज
ऑटोमाइजर और यूकल्ट स्प्रेयर। पढ़ ले, ये तो लिखा होगा। आइए, इसका उपयोग नाक या गले में दवाई, इत्र या गुलाब जल छिड़कने, स्कूटर और मोटर कारों पर वार्निश पेंट करने में भी किया जाता है। अच्छा, वो जो पेंट करते हैं ना, पेंट, उसमें भी यही होता है। गाड़ियों को ऐसा तो पेंट करेंगे नहीं भाई, निशान बन जाएंगे, तो वो स्प्रेयर से जो पेंट करते हैं उसमें भी यही होता है। खैर, अभी इसके अलावा है ना, ये नाक गले में दवाई ववाई डालने के लिए भी ऐसा ही काम किया जाता है ना। वो देखा होगा एक ऐसा किट होता है, वो भैया ठीक है, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग तो सुभान अल्लाह आपको ही पता है काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लेट्स ट्राई। इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग है भैया, ठीक है ना, मेडिकल वाली नहीं है ये। थोड़ी सी अजीब सी बनेगी तो हंसेगा कोई नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा बना है भाई, बढ़िया, एक नंबर, चौंचक। चलो बढ़िया। क्या करते हैं, ये वाला सेगमेंट आपने देखा है, ऐसे ऐसा गद्दीदार सा बनाए रखते हैं और इसके अंदर में ना वो कान की दवाई डली रहती है। अब क्या करते हैं भैया, इसको ऐसा 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 धीरे से दबाते हैं, तो यहाँ से पुचुक, यहाँ से एक ड्रॉप बाहर, और बढ़िया एक और पुचुक बाहर, ऐसा ऐसा देखा होगा। ये स्प्रेयर वही काम करने की कोशिश करता है। खैर ठीक है, यहां पे आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो आपने देखा इसकी संरचना क्या भी, तो कणित्र, अरे बाबा क्या बात है, कि बनावट चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसको कणित्र भी कहते हैं भाई, ऑटोमाइजर का हिंदी कणित्र होता है, ठीक है ना। स्प्रेयर ही अच्छा लग रहा है यार, छोड़ो ना कणित्र, ठीक है, स्प्रेयर, हाँ ठीक। चलो, अगर आपने कणित्र भी सुना है तो भैया कमेंट में बता देना यार मेरे को भी, ठीक है। इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली ए बी होती है। ये एक ऊर्ध्वाधर नली क्या है, ए बी है, जिसका निचला सिरा एक पात्र में रखे द्रव में डूबा होता है। ये निचला सिरा एक पात्र में द्रव में डूबा हुआ है, ठीक है। दूसरा सिरा जेट के आकार का होता है, जो कि एक क्षैतिज नली के संकरे भाग से जुड़ा रहता है। क्षैतिज नली के एक सिरे पर रबर की गेंद लगी होती है तथा दूसरा सिरा जेट के आकार का होता है। यह जेट के आकार का, यहां पर एक रबर की गेंद है, ऐसे दबाते हैं, बहुत तेजी से दबाओगे तो यहां से हवा बाहर निकलती है। तेजी से दबाने पे क्या होता है, हवा बाहर निकलती है। अब हवा बाहर निकलती है, यहां पर बहुत तेजी से अगर निकलेगी तो यहां पे क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और यहां पर हाई प्रेशर एरिया होगा। तो यहां से अपने आप ये फ्लूइड ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। हमने यहां पर भी आपको क्लियर कर दिया है, बस उसको रीड कर रहे हैं। आगे कार्यविधि, तो जब रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्षैतिज नली में वायु तीव्र वेग से बहने लगता है। जैसे ये दबाओगे ये बहुत तेजी से यहां पर वायु बहने लगता है। अतः ऊर्ध्वाधर नली ए बी के सिरे पर बर्नौली प्रमेय के अनुसार दाब कम हो जाता है। भैया यहां पर वेग ज्यादा हो गया है तो यहां पर दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। यहां पर दाब जो रहने वाला इस रेंज में कम हो जाएगा, जबकि पात्र के अंदर द्रव पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहां पर हमने क्या बोला, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है ना। यहां पे जो प्रेशर होगा, ये वाला प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो दाबांतर हो गया ना भाई, यहां पर दाब ज्यादा है, यहां पर दाब कम है। यहां पर पी ए जो है ये ज्यादा है और ये P1 क्या, P ही लिख लेता हूं, P जो है ये कम है। तो भैया ये दाबांतर हो गया और दाबांतर के कारण भैया बल लगता है। अब बल के कारण क्या होगा, ये फ्लूइड ऊपर उड़ जाएगा। अतः दाबांतर के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है तथा वायु के साथ फुहार के रूप में क्षैतिज नली से बाहर निकल लगता है। अब यहां से इसी कारण से फुहार के रूप में क्या होता है, यहां से ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एक वो ऐसा वाला भी आता है, ऐसा ऐसा पंप करके फिर ऐसा हल्का सा दबाते हैं, वो स्प्रे करता है। तो इस कारण से भैया इसमें पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है। आप लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, अंदर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होती है। अब वो जैसा पंप वाला होता है उसमें क्या करते हैं भाई, पंप वाले में, तो पंप वाले में जैसे आपने देखा होगा गार्डन वार्डन में या फिर है ना कीटनाशक छिड़कने के लिए ऐसा यूज करते हैं। ऐसा कुछ होती है अरेंजमेंट, एक यहाँ पे ऐसा पंप लगा रहता है, यहाँ से एक ऐसा हैंडल वैंडल भी होगा और यहाँ पे एक जेट स्प्रे लगी रहती है। ऐसा कुछ हैंडल होगा, यहाँ पे एक जेट स्प्रे लगी रहती है। यहाँ पे एक है ना, एक ऐसा बॉक्स लगा होता है, इसमें से एक पाइप गई होती है और ये ऊपर पंप लगा। अब इसमें कुछ भी भर दो, अब इससे क्या कहते हैं, पंप से उसके अंदर में खूब प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अब प्रेशर कैसे क्रिएट किया, तो ये इनसाइड प्रेशर क्या करते हो आप, इससे इनसाइड प्रेशर, अंदर की प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा अंदर के प्रेशर को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाना है यहां पे, तो यहां पर जो है पी ए है, अंदर का जो प्रेशर है ये पी, ये हमारे वायुमंडलीय प्रेशर से ज्यादा हो गया। हम ऐसे स्प्रे कर रहे हैं ना, पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
अब बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का ज्यादा है, तो अंदर से फ्लूइड अपने आप उठ करके इस नोजल के जरिए क्या होगी, फुहारों के रूप में बाहर आना शुरू हो जाती। ठीक है, यही काम चलते रहता है। आप उसमें भी तो देख लो, वो जो आपका क्या कहते हैं स्प्रेयर, मतलब डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए आप जो वो यूज करते हैं, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम है, तो फुहारे के रूप में बाहर निकल रही है। इत्र में भी वही चीज हो रहा है भैया। और तो और छोड़ो, सैनिटाइजर का जमाना आ गया ना, अभी तो खूब सैनिटाइजर लगाया अपन ने, तो उसमें भी तो यही काम कर रहे हैं ना, आप पंप करके अंदर का प्रेशर ज्यादा कर रहे हो, और पाइप के जरिए प्रेशर अंदर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम है, तो फ्लूइड बाहर आएगा ना भाई। तो फ्लूइड बाहर आया, और बाहर आया तो वो स्प्रे करता हुआ बाहर निकला। तो खूब सारे सैनिटाइजर छिड़के होंगे भाई। तो अब तो क्लियर हो गई होगी वाली बात। ठीक है, चलिए अगले पर बढ़े क्या, अगले पॉइंट पर आए क्या। अगला एक और फिर से हम लेते हैं उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जांपल है भाई। तो हम यहां पे कह रहे हैं जल के फव्वारे पर पिंग पोंग की गेंद का नाचना, मतलब डांसिंग ऑफ पिंग पोंग बॉल प्लेस्ड ऑन द वाटर फाउंटेन। ये वाटर फाउंटेन है, इसके ऊपर एक बॉल इस तरीके से रबर की अगर हम रखते हैं, पिंग पोंग बॉल बोलते हैं भैया इसको। जब इसमें से ना इस स्प्रेयर से जब बहुत सारी ऐसे फव्वारे बाहर निकल रहे हैं, तो ये बॉल यहां पर नाच रही होती है, अच्छा लगता है देखने में, है ना। थोड़ी बहुत हाइट ऊपर नीचे हो रही होती है, गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो अच्छी लगती है बॉल। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर ये बॉल को गिर जाना चाहिए ना, इसको एटलीस्ट मान लीजिए वहीं के वहीं ऐसा नीचे नहीं गिर रहा है, तो आइट साइड में तो गिर जाना चाहिए ना। ये नहीं गिरता, ये वहीं पे नाचता रहता है। इसका क्या कारण, तो देखिए, जब हम पानी की तेजधार फव्वारे के ऊपर पिंग पोंग या टेबल टेनिस की गेंद रख देते हैं, इसके ऊपर पिंग पोंग बॉल रखिए, टेबल टेनिस की गेंद रखिए, तो यह फव्वारे के ऊपर नाचते रहती है, नीचे नहीं गिरती। और रीजन क्या है भाई, तो यहां पे पानी का वेग ज्यादा होने के कारण, यहां पर पानी का वेग कैसा होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, यहां पर पानी का वेग ज्यादा है। अब वेग अगर यहां पर ज्यादा है, ठीक है ना, वेग अगर ज्यादा है, तो भैया एक बात यह समझ में आती है कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब फव्वारे से पानी की तेज धार अत्यधिक वेग से ऊपर की ओर निकलती है, तो गेंद के निचले भाग में वायुमंडलीय दाब से बहुत कम हो जाता है। ये जो तेज धारा निकलेगी, तो वायुमंडलीय दाब यहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा। हम लोगों ने यहां पे बात करी, देखिए वेग अगर ज्यादा होगा तो दाब क्या होगी, कम होगा। अब भैया यहां पे आपको क्या लग रहा है, यहां पर वेग कैसा होने वाला, वेग ज्यादा होगा, तो यहां पर नीचे जो होगा ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब यहां तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, लेकिन बाहर साइड में तो वायुमंडलीय दाब है ना, इधर साइड से, इधर से, चारों तरफ से इस बॉल पे जो प्रेशर काम कर रहा है वो कौन सा प्रेशर है भाई, तो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बॉल के नीचे लो प्रेशर एरिया है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो अब बॉल इधर उधर कहीं नहीं जाएगी भाई, वहीं के वहीं चुपचाप बनी हुई है। यानी यहां पर अब ये संतुलित हो गई, और संतुलन की अवस्था में ये यहीं कहीं बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं, जबकि देखिए यहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, जबकि इसके चारों ओर के अन्य स्थानों का दाब वायु के दाब के बराबर होता है। मतलब चारों तरफ का जो दाब है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। नीचे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये अब कहीं नहीं जाने वाला, यहीं के यहीं स्थिर रहेगा। क्लियर हो गई बात भाई, यहां पर तो कोई तकलीफ परेशानी आई होप की नहीं होनी चाहिए, है ना। बड़ा ही मजेदार सी चीजें आ रही है ना। रेगुलर लाइफ में आपने कहीं ना कहीं चीजें देखी होंगी, उन्हीं के आधार पर हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। चलिए, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, अभी है ना वो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स टेबल पे रखने के लिए कुछ आइटम्स आते हैं, उसमें भी पानी की धारा गिर रही होती है और बीच में वो एक बॉल ऐसा गोल गोल नाच रहा होता है। तो उन सब जगहों पर भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं। मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए, अतः जब गेंद तेज धारा को छोड़कर एक ओर गिरना चाहती है, तो उसके चारों ओर की हवा बाहर से उसे पुनः तेज धार की ओर दबा देते। भैया यहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है। अब अगर मान लीजिए इधर गिरना भी चाह रही, तो इधर साइड में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लग रहा है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस से इसको उसी के अंदर, उस फव्वारे के अंदर ही धकेल देती है, यानी वो वहीं के वहीं रहेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा, और गेंद के बाहर गिरने में रुकावट पैदा कर देती है, जिससे गेंद बाहर की ओर गिर नहीं पाती और फव्वारे के ऊपर नाचती रहती है। इस कारण से क्या हो रही है, गेंद बाहर नहीं गिर रही है और फव्वारे के ऊपर क्या कर रही है, नाचते रह रही है। क्लियर होगी बात। कॉन्सेप्ट फिर से वही उतना सा है, कौन सा वाला भाई, तो ये है कॉन्सेप्ट, एरिया ज्यादा वेग कम, एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, एरिया कम वेग ज्यादा, एरिया कम प्रेशर कम, या यूं कहूं वेग ज्यादा
प्रेशर कम, वेग कम, प्रेशर ज्यादा। जहां वेग ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए, यही तो है मेन की लाइन। इस पर भाई मैं पूरे दावे के साथ आपको बोलूं, सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट पे आपको नीट में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, आपको जेई मेंस में जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, एंड इसके साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो भैया गेम ही गेम है ना, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप ऐसा वैसा बहुत सारे तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो भैया यही तो खेलेंगे ना, जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है वो यहीं से है ना, सारी कहानियों का आंसर यहीं से मिल रहा है ना, तो इसको याद रख लो भाई। चलिए, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया वो क्यों नहीं नीचे गिरते। और आते हैं एग्जांपल के ऊपर। अब कह रहे वायुयान के पंखों की आकृति। देखिए ना, जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले बहुत सारे घटनाक्रम के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग इंक्लूडिंग दिस पार्ट इज कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी सीबीएसई ने हमारे कोर्स कंटेंट में से हटा दिया, बट ध्यान में ये रखेंगे कि भैया उन्होंने कोर्स कंटेंट से हटाया, जीवन से नहीं। इवन नीट, जेई और सीयूईटी से वो डिलीटेड पोर्शन नहीं है, वहां से नहीं हटाया गया। तो भाई वहां पर तो हमारे पास पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, तो यहां से क्यों? इसलिए ये सब कुछ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सीखने से हमारा खुद का विकास हो रहा है ना भाई, हमारे खुद के विकास के लिए ये रिक्वायर्ड है। अब भाई विंग्स में क्या है, देखिए अभी मैंने आपको जो दो एग्जांपल्स दिए, आप सोचो ना आपके आसपास में घटनाक्रम चल रही है ना, अब इसको अपन डिलीटेड पोर्शन में डाल चुके हैं, तो भैया अब क्या हो रहा है भैया, तो उसकी वजह से तो अब हमने कभी उसकी एप्लीकेशन ही नहीं सीख पाएंगे, बेसिकली वेंचुरीमीटर वाला पोर्शन। लेकिन रिक्वायर्ड तो है, जरूरत तो पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। तो भैया ध्यान रखें इस बात का कि ठीक है हमें हमारे नॉलेज के लिए पढ़ना है। क्लास 11th बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूं ना, तो क्लास 11 सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज बूस्टअप के लिए। आप खुद को 11th क्लास के एंड होते होते तक पाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका हूं, खूब सारी अपग्रेडेशन चल रही है अभी। और अभी ये जिस टाइम पे आप इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे के पूरे चैप्टर्स आप करते हुए आ रहे हैं, और भी और अभी चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अब तक आप मिड ऑफ द सेशन से आगे आ चुके हैं, आधा सेशन आपका पार हो चुका है, और अब तक आपको यह फील आना शुरू हो चुका है कि भैया 11th क्लास का मतलब है ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड क्यों बोल रहा हूं? ज्ञान का सागर है भाई, कोई आदि अंत नहीं है। आप जिस टॉपिक में जितना डूबना चाहते हो डूब जाओ, डूबोगे ही अल्टीमेटली, उसके अंदर में कहीं ऐसा नहीं पड़ेगा कि गहराई कम पड़ जाएगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा उसके अंदर में हम डूबेंगे, जितना ज्यादा हम डूबते जाएंगे, उतना ज्यादा हम क्रिएटिव होते जाएंगे। जितना ज्यादा हम डूबते जाएंगे, आपको दिख रहा है, जितना ज्यादा डूबेंगे, ठीक है ना, जितना ज्यादा डूबेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। लेकिन भाई डूबेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, पढ़ना पड़ रहा है ना भाई, खूब सारा। लेकिन एक बात देख रहे हो आप, ये वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब क्या? तो मतलब ये भाई कि ठहराव आएगा ना जीवन में, हमारे नॉलेज में ठहराव आएगा, हमारे जीवन में ठहराव आएगा। यही बात तो कह रहे हैं। और पूरी दुनिया भाग क्यों रही है? सिर्फ इसी के लिए भाई, मेरे जीवन में स्थिरता आ जाए। सिर्फ अपनी जीवन में नहीं, ऑलमोस्ट सभी चीजें, आप पूरी केमिस्ट्री में सब कुछ काय के लिए पढ़ते? स्टेबिलिटी के लिए ना भाई, स्थिरता के लिए पढ़ते हो ना। तो ये आ गई ना स्थिरता, डूबना पड़ेगा, गहराई में उतरनी पड़ेगी, प्रेशर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन भैया कंसेप्ट कहता है कि क्या होने वाला है? होने वाला है वहां पे वेलोसिटी कम, स्थिरता आएगी भाई, मजे आएंगे, बहुत मजे करेंगे। तो मतलब यहां तक के टॉपिक्स अगर आप कवर अप करते हुए आ रहे हैं और चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो अब आप बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो भाई। अब आपको है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा सा और अप करना है। मैं इसलिए ही बोल रहा हूं क्योंकि आप मिड ऑफ द सेशन से आगे आ चुके हैं। अब 10th का इंपैक्ट नहीं रहा आपके ऊपर, अब आप एक साइंस के स्टूडेंट हो चुके हैं। अब मैं जेई और नीट और सीयूईटी की बात कर सकता हूं आपसे। अब आपसे यह बात कर सकते हैं कि भैया अब आपने आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करो, थोड़ी सी और डेप्थनेस बढ़ाए। तो चलिए एरोप्लेन उड़ाते हैं, हम बात करते हैं जरा इनके विंग्स की बात करते हैं, वायुयान के जो पंख होते हैं उनकी आकृति की बात करते हैं। अब वायुयान के पंख की आकृति अगर देखिए तो ऐसा कुछ होता है विंग्स। थोड़ा सा इधर बनाता हूं मैं, चलिए फिर से ड्राइंग टेस्ट, लेट्स बिगिन। ऐसी कुछ शेप होती है, ठीक है, कुछ गड़बड़ बनाए क्या?
नहीं नहीं ठीक ही बना है, थोड़ा सा ज्यादा शार्प बना दिया। आओ चलो और अच्छा बनाते हैं। ऐसा कुछ होता है इनका शेप, ठीक है, ऐसा कुछ। ऐसा होने का कारण क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर का कर्व ज्यादा है और ये नीचे का कर्व क्या है, कम है। दिख रहा होगा, ऊपर का कर्व ज्यादा है, नीचे का कर्व कम। एक बात समझेंगे, समान समय अंतराल में समय अंतराल कैसा बोल रहा हूं मैं, एक समान हो, टाइम सेम हो, और यहां पर दूरी कम है, यहां पर दूरी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है वेग बराबर क्या होता है भैया? तो आपने कहा यह होता है विस्थापन बटा में समय। लो भाई मैंने कह दिया, बिल्कुल हाँ। लो मैं इसको मिटा दिया, नहीं कहता हूं आप, क्योंकि मुझे रोक लोगे। चलो मैं चाल कह देता हूं। अब तो मान लोगे दूरी बटा में समय। चलो लिखते हैं v, वेलोसिटी वेग से ही है, लेकिन चाल बोल देता हूं क्योंकि कर्व वर्व घूम रहा है। अभी मेरे को रोकना शुरू कर दोगे सर, वेक्टर वेक्टर का तो कुछ ख्याल नहीं रखते हो आप, हैं? तो चलो मैंने ऐसा रख दिया। अब चाल जो होगा, है ना, वायु की जो चाल होगी समान समय अंतराल में कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया भैया? तो चाल जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, दूरी के। अब बोलो हाँ, ये विंग्स के ये पंख है उसका, ये पंख है, इस पंख के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा दूरी तय करनी है, और नीचे, और थोड़ी सी लाइन को थोड़ी सी इसी के अकॉर्डिंगली मैं बढ़ाता हूं, है ना, इस लाइन को इस यहां तक ले आता हूं, बिल्कुल देखिए ना, यहीं तक, और ये लाइन यहां तक आपको दिख रही है। अभी आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऊपर वाली जो लाइन है वो ज्यादा होगी, नीचे वाली जो है वो कैसी होगी, कम होगी। ये कैसा है, ये मैं इसको D1 कह लेता हूं, इसको D1 कहता हूं, इसको D2 कहता हूं। आपको क्या दिख रहा है, D2 जो है वो ज्यादा है, D1 है वो कम है। मतलब विंग्स के ऊपर ज्यादा दूरी है और विंग्स के नीचे कम दूरी है। समय अंतराल अगर सेम हो तो आपको क्या लगता है, दूरी ज्यादा होगी तो चाल ज्यादा होगी ना। मतलब ऊपर वाले के लिए मैं वेलोसिटी लिखता हूं v2 और नीचे वाले के लिए मैं लिखता हूं v1, तो आपको क्या लगता है v2 ज्यादा होगी ना, v1 कम होगी। ऊपर में जो होगा वेग क्या होगा, यहां पर वेग जो होने वाला है ऊपर में ये ज्यादा होगा, और नीचे में जो होगा ये वेग कम होगा। और कब से तो बात कर रहा हूं ना भाई, क्या आपको कितना तो अच्छे से आराम से एग्जांपल दिया। गहराई में उतरोगे प्रेशर बढ़ेगा, चाल कम हो जाएगी, ठीक है। वेग ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वेग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर यहां पर वेग का मान ज्यादा हो गया, चाल का मान ज्यादा हो गया, तो चाल का मान ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, दाब कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत तेजी से जो भगते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए, तो भैया क्या उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए ना, क्या करेंगे, दो टॉपिक इसमें से, एक टॉपिक उसमें से, एक टॉपिक उसमें से, रिजल्टेंट कुछ नहीं आने वाला भैया। आखिरी दिन तक परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और कुछ नहीं, इसलिए डीपली घुसते चल रहे हैं। तो वेग ज्यादा तो दाब कम, और वेग कम तो यहां पर क्या कहोगे आप, यहां पर आप कहोगे ना कि भैया दाब तो यहां पर ज्यादा हो गया। अब नीचे से, इस पंखे के नीचे साइड में, अब क्या आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पंखे के नीचे साइड में दाब ज्यादा हो गया और पंखे के ऊपर साइड में दाब कम हो गया। तो दाब ज्यादा से दाब कम की ओर यहां पर क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है दाबांतर, और दाबांतर के कारण हमेशा क्या आरोपित होती है, बल। और ये बल की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अब भैया एक बल कार्य करने लगा इनके विंग्स पे, किधर से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब ये हेलीकॉप्टर का मान लीजिए विंग है, वायुयान का विंग है, तो वायुयान को ऊपर ही उठना है अपने भाई। तो अब वायुयान क्या होना शुरू हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ऊपर की तरफ एक बल काम कर रहा है। लो भैया क्या चल रही थी चीज, कहां आ गए हम। तो इसलिए इनका विंग्स इस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर हुई, ये भी हमारे बर्नौलिस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। यूज तो वही कर रहे हैं ना, जो यहां पे फंडा मैंने लिखवाया था आपको डब्बे के अंदर, वही कर रहे हैं। तो देखिए ना, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, कम वेग अधिक दाब, यहां पर अधिक वेग कम दाब। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक बल कार्यरत होने लगा, और इसके कारण इसको उत्थापक बल कहते हैं। उत्थापक बल जो उठाने के लिए यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड उत्थापक बल। मैं भी लिख लेता हूं, ठीक है ना। इसका हिंदी नाम क्या है भैया, ये उत्थापक बल है।
अब थ्रस्ट फोर्स है, उत्थापक बल है। ठीक, लो नए रंग में है ना, ये जो है ये इस बल को हम कहते हैं उत्थापक बल, ये हमारा उत्थापक बल है। लीजिए आइए मुद्दे के ऊपर आए। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है भैया, तो यहां पर कह रहे हैं कि वायुयान के पंखों की आकृति पर भी निर्भर करती है, मतलब शेप ऑफ एयरक्राफ्ट विंग्स, इसके लिए भी वायुयान के पंखों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसके ऊपरी पृष्ठ की वक्रता, मतलब कर्वेचर, इसके ऊपरी पृष्ठ की इसकी जो कर्वेचर है दिस इज मोर देन लोअर सेगमेंट, नीचे वाले सेगमेंट से ज्यादा होती है, अधिक, और निचले पृष्ठ की वक्रता कम। सामने का भाग गोलाकार तथा पीछे का भाग चपटा। ये सामने का भाग ऐसा गोलाकार है और पीछे का भाग कैसा है, चपटा। ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसे ऐसे जाता है और इस तरीके से बना होता है, ऐसा चपटा होता है। पंखों के ऊपर और नीचे वायु का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। अब इसलिए ना जो वायु का प्रवाह है वो ऑलमोस्ट कैसा मानते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह है। तो पंखों की विशेष आकृति के कारण वायु को पंखों के ऊपर की तुलना में अधिक मार्ग तय करना पड़ता है। अतः पंखों के ऊपरी भाग में वायु का वेग अधिक और निचले भाग में वायु का वेग कम हो जाता है। ऊपरी भाग में वेग अधिक है, निचले भाग में वेग कम है। वेग कम है तो दाब ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले में दाब कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। इसके विपरीत जहां वेग कम होता है वहां पर दाब अधिक होता है। अतः वायुयान के पंखों के ऊपरी भाग में दाब कम और निचले भाग में दाब अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण पंखों पर ऊपर का एक परिणामी बल कार्य करता है जो वायुयान को ऊपर उठाने में सहयोग प्रदान करता है। क्या हो रहा है इसके कारण, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लग गया जो कि उस वायुयान को ऊपर उठा ले जाता है। भैया उड़ने के लिए तो वायुयान में बैठे हैं ना, वायुयान है भैया, वायु में चलने वाला यान। तो भैया उसके ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर नीचे की तरफ ज्यादा होगा ऊपर की तरफ प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी वायु की ज्यादा है नीचे की कम है। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसको लिफ्ट कर लेता है, अपलिफ्ट कर लेता है। अगर आते भैया फिल्टर पंप। फिल्टर पंप यानी मैं कहता हूं ना कि ये एक पॉट है, इसमें जो भी एयर उसको वैक्यूम करना है। आपको लगता है ना एयर वैक्यूम कैसे बनाते हैं, इसको वैक्यूम करना मतलब इसके अंदर की सभी वायु को निकालना है। कैसे निकलेगा, तो एक अरेंजमेंट देखिए, यहां पे एक ऐसी नली लेकर के आ रहे हैं यहां तक, और यहां पर है ना एक नोजल के साथ में इसको स्प्रे करते हैं। यहां पर एक किप है और ये कांच के बॉक्स में हमने बंद कर दिया, और ये वाला जो है ना ये वाला पोर्शन इस बर्तन से कनेक्ट कर दिया। ये बर्तन ये है, इसको करना है हमको क्या भाई, इसको हमें वैक्यूम करना है। तो अब बर्तन को इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, और ये पूरी अरेंजमेंट में हमें क्या काम करना होता है, तो पानी की धारा यहां से इधर से बता रहा हूं मैं, देखिए इसमें से बहुत तेजी से पानी को नीचे लाइए, इसमें से बहुत तेजी से पानी इधर आ रही। अब पानी जब बहुत तेजी से यहां पर आकर के यहां पे जब जेट पे यहां पे फ्री होगी, फ्री होने के बाद में यहां पर निकलेगी, तो ये क्या करेगी, यहां से यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गया। इस वाले रीजन की बात करो, सिर्फ ये अंदर वाली यहां पर ये वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, कम दबाव का क्षेत्र। क्या बनेगा, कम दबाव का क्षेत्र। अब यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बन गई, कम दबाव का क्षेत्र बन गया। तो इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण यहां पे क्या होगा, बर्तन में तो जो हमारा वायु होगा यहां पे जो वायु होगा वो तो हमारे वायुमंडलीय दाब पर ही होगा। यहां पर जो होगा ये हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। मतलब यहां पर कम दबाव का क्षेत्र, यहां पर ज्यादा दबाव का क्षेत्र। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया है कि यहां पे ज्यादा दबाव का क्षेत्र ये जो होगा ये कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यहां से जो बाहर निकलेगा वो पानी और हवा दोनों होगा। जितनी तेजी से पानी यहां से हम स्प्रे के जरिए नीचे की तरफ बहाएंगे उतना ज्यादा लो प्रेशर एरिया यहां पर बनेगा, और जितना लो प्रेशर एरिया बनेगा उतनी ये इस बर्तन से हवा जो है निकल करके इसमें मिक्स होने लगेगी, और यहां पर पानी और हवा दोनों ही आउटलेट से बाहर मिलेगा।
तो थोड़ी देर बाद आपको क्या पता लगेगा कि आपको इस बर्तन से लो प्रेशर एरिया आपने बाहर क्रिएट करी, तो इस बर्तन का पूरा वायु बाहर निकल गया और ये जो बर्तन हो गया वो वैक्यूम हो गया। ये जो बर्तन है ये कैसा हो गया, ये निर्वात बन गया। हो गई बात खत्म। क्या कह रहे भाई, देखिए फिल्टर पंप जो है यह एक पंप है जो कि बर्तन में निर्वात उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें समकोण पर मुड़ी हुई एक नली ए बी होती है। ये देखिए एक ए बी नली है, ठीक है, हटाता हूं ना बाकी का सब कुछ अब रामायण है ना। ए बी होती है जो पतले जेट के रूप में दूसरी नली के चौड़े मुंह पर समाप्त होती है। ये दूसरा एक किप जैसा दिख रहा है, ये एक चौड़े नली का एक मुंह है जहां पर ये जेट स्प्रेयर यहां आकर के समाप्त होती है। अब देखिए दोनों नलियां कांच के प्रकोष्ठ सी से जुड़ी है। ये पूरी है ना एक कांच का प्रकोष्ठ, मतलब एक बॉक्स है पूरी तरीके से पैक, जहां पर एयर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। प्रकोष्ठ का संबंध नली द्वारा उस बर्तन से कर दिया जाता है जिससे वायु निकालनी है। इसका पूरे का संबंध यहां से क्या किया, ये इस बर्तन से कर दिया। इस बर्तन को ही तो वैक्यूम करना है, इस बर्तन की ही पूरी वायु को तो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हो गई जाती है यहीं पर बात कि भैया अब वर्किंग कैसी है, तो धीरे धीरे यहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेंगे, इसमें का पूरा गैस बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या, तो जब पानी की तेज धार नली ए बी में प्रवेश की जाती है तो सिरे बी पर आकर इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है। यहां पर बी पर आकर के वेग अधिक हो जाता है, अतः जेट के पास वायु दाब बर्तन के दाब से कम हो जाता है। यह बर्तन का जो दाब है इससे यहां पर वायु दाब कम हो जाएगा। अब जहां दाब कम होता है और जहां दाब अधिक होगा तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ बल लगने लगता है। अब उस बल के कारण ही इसका वायु निकल के यहां आ जाएगा। तो इस कारण बर्तन की वायु नली में प्रवेश कर पानी की तेज धारा के साथ बाहर निकल जाती है। इस प्रकार बर्तन में निर्वात उत्पन्न होता है। अब सब निकल गई बाहर तो बर्तन में क्या उत्पन्न हो गया, वैक्यूम आ गया, निर्वात हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, करते हैं और आगे चर्चा। अब आगे आते हैं हम बुनसन बर्नर के ऊपर। बुनसन बर्नर क्या है भाई, ये बर्नर आप सभी ने देखा होगा आपके लैब में, है ना, आपके स्कूल के लैब में आपको ये देखने को मिल जाएगी, है ना। और हो सकता है भैया कुछ लोग कॉलेज भी जाने लग गए क्योंकि इंटर कॉलेज भी होता है भाई, है ना। तो जो कॉलेज जाने लगे तो भैया कॉलेज में, है ना, माफ करना, नहीं तो बोले भैया स्कूल से पास हो गया अब तक स्कूल करते रहते हो आप। तो भैया आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में ये बर्नर आपने देखी होगी, आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर में, जहां पर है ना ऐसा पाइप कनेक्ट किया रहता है, ऐसा स्टैंड होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेम जलता है और फ्लेम उतनी ल्यूमिनिसिटी नहीं होती, मतलब उतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होता। वो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी ज्वाला होती है जिससे प्रकाश कम निकलता है, ऊष्मा ज्यादा निकलती है। जैसे घर में जो गैस बर्नर होता है उसमें भी इसी तरीके का कार्यक्रम होता है। आपको पता है, आपने गैस बर्नर में जाकर के आप ध्यान से थोड़ा सा ना गैस बंद करके भैया नॉब को, रेगुलेटर को बंद करके इसके बाद आप गैस की नली को पलटना, आपको कुछ ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी। आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, ये एक ना ऐसी बड़ी सी पाइप आ रही है। एक क्या होता है, और पेज ले लो भाई। अब घर पे जाके ये अभी आज ही देख सकते हो आप, है ना। देखिए ऐसी एक पाइपलाइन होती है। इस पाइपलाइन का जो एक सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये हमारे है ना इधर जाकर के गैस सिलेंडर की टंकी से, रेगुलेटर से कसा होता है। अब यहां से गैस आ रहा है। अब इसमें दो स्पॉट बने, है ना। दो चूल्हे का बर्नर अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं, कहीं 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं भाई। हमने ये 2 की बात करनी है। ये एक पाइप ऐसा हल्का सा यहां पे, एकदम हल्का सा एक पाइप जो है, एकदम ऐसा नोजल के रूप में यहां पे हल्का सा छोटा सा पाइप निकला रहता है और ऐसा नोजल के रूप में होता है। यहां पर भी एक हल्का सा ऐसा पाइप निकला होता है और यहां पे एक हल्का सा नोजल के रूप में होता है। अब यहां पे आपको पता है, आपका एक ऐसा बिल्कुल ढीला, आपके तो यार गैस जाएगा इसमें, और ऐसा ढीला सा क्यों है, ये एकदम ढीला सा ऐसा एक पॉइंटर होता है इस तरीके से, इसमें ऐसा गोलीय रूप होती है इसके अंदर में, ठीक है। और इधर साइड में एक प्लेट के जरिए यहां पर स्क्रू से कस दी जाती है। अब ये बिल्कुल ढीला होता है, ऐसा ना, कुछ भी टाइटली नहीं कसा होता।
और ये खोखला पाइप होता है, यहां पर भी एक हल्का सा कट होता है, इसके ऊपर आपका जो बर्नर होता है, ठीक है ना, वो जो जाली जैसी जो छेद 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 रखी होती है, ये इसके ऊपर एक जाली रखी होती है जिसमें खूब सारा छेद होता है, ठीक है, सिस्टमैटिकली छेद होता है, मेरा नहीं हो रहा सिस्टमैटिक, लेकिन आप समझ तो गई होगे। और एक बात आपने देखी होगी अगर ध्यान से, तो यहां पे इधर साइड से भी एक कट होता है और इधर साइड से भी एक कट होता है, मतलब ये दोनों तरफ से एक एक छोटे छोटे ऐसे कट भी लगे होते हैं इसी में। अब मुझे समझ में आती है, अरे यार गैस में यहां पे नॉब बना हुआ है, यहां पे नॉब है चालू बंद करने के लिए, इधर भी वही अरेंजमेंट होता है। क्या कहते हैं भैया, ये बिल्कुल ऐसा फ्री वाला बिल्कुल इस तरीके से चल करके जाता है ना, यहां पे ऐसा गोल सा, इधर में चपटा सा, ये जाकर के फ्रीली बंद हो जाता है। यहां बीचों बीच में एक बर्नर लगाया है और इसके ऊपर में हम क्या करते हैं भैया, ऐसी एक जाली नुमा चीज रखी होती है, जो जाली जाली खूब सारी होती है, बीच में से भी ऐसा सर्कुलर ही होता है। अब इसमें से आग धीरे धीरे बाहर निकलती है, यहां पर आपने एक ऐसा टैप लगा दिया चालू बंद करने का, इसमें भी ऐसा कट होता है दोनों साइड। अब आपको क्या बातें समझ में आती है कि भैया जब यहां से गैस को जब हम यहां पे टाइट करते हैं तो कहते हैं भैया बहुत टाइटली रखा होना चाहिए, लूज नहीं हो कनेक्शन, नहीं तो गैस क्या होगा, रिलीज होगी अगर बाहर, तो भैया आग लगने का डर है, बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा। रेगुलेटर के पास में गैस लीक नहीं होनी चाहिए, और यहां आपने तो भैया जेट से यहां से छोड़ा, और छोड़ने के बाद में क्या कर रहा है, इधर दोनों साइड से खुला छोड़ दिया, यार ये गैस बाहर नहीं निकलेगा, इधर से बाहर नहीं निकलेगा, तो भैया बिल्कुल नहीं निकलेगा। उल्टा मैं बताऊं, अगर इसको आपने बंद कर दिया ना, इसको ये दोनों साइड में आप गैस बर्नर को ऐसा पलटा के देखना, पीछे ऐसी अरेंजमेंट है जो मैं बोल रहा हूं। अब अगर आपने इसको क्या क्या बंद कर दिया ना, तो समस्या हो जाएगी। रीजन कि इसके अंदर से जो एलपीजी आ रहा है, ठीक है, क्या आ रही है, एलपीजी जो आ रही है, ब्यूटेन का फॉर्मेट है वो, तो भैया उसको कार्बन को ऑक्सीजन तो चाहिए ना बर्निंग के लिए, बिना ऑक्सीजन के कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होना ही तो बर्निंग कहलाता है ना, जलना कहलाता है। अब जो ब्यूटेन का फॉर्मेट आ रहा है एलपीजी से, वो हमारा कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, तब तो जाके जलेगा ना, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हवा चाहिए, हवा कहां से मिलेगा इसको। तो देखिए ना, यहां पे नोजल होता है एकदम बारीक सा, बहुत बारीक सी छेद होती है, यहां से इतनी तेजी से गैस इधर की तरफ जाती है। आप बोलोगे क्यों तेजी से, तो भैया टंकी के अंदर लिक्विड फॉर्म में आपने भरा हुआ है, वहां पर लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होगी तो टंकी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, और जब यहां से जब एयर में छूटेगा, फ्री स्पेस में छूटेगा, तो एयर का जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कैसा है, कम है। तो एक बात समझिए, यहां पे बहुत तेजी से ये क्या हो रही है, गैस आगे की तरफ जा रही है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गया ना, वेलोसिटी ज्यादा हुआ मतलब इस पाइप के अंदर एक लो प्रेशर एरिया बन गया, कम दबाव का क्षेत्र बना। तो कम दबाव का क्षेत्र है, तो ये बाहर से जो हवा होगी, बाहर से जो वायु होगी, वो इसके अंदर से इंसर्ट होगी, और वायु यहां से आकर के इसके साथ में मिक्स हो जाएगी, और फिर जाकर के इस बर्नर में जलना शुरू करेगी, जिससे कि प्रकाश कम उत्पन्न होता है, आपको वहां पे जो फ्लेम जो मिलता है उसकी वजह से हीट ज्यादा मिलता है। ये आप सभी ने अपने घरों में देखा, ये भी तो बर्नौलीज थ्योरम का एग्जांपल है, ये भी भैया बर्नौलीज थ्योरम का एग्जांपल है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारे आसपास में घटनाक्रम चल रहे होते हैं, उन्हीं को तो भौतिकी कहते हैं ना, उन्हीं को फिजिक्स कहते हैं। भैया देखो यहां पर भी ले आया मैं, आइए, तो ये बर्नर आपने देखा होगा, बहुत आराम से देखा होगा, इसको हम बुनसन बर्नर कहते हैं। यह हमारे लैब में यूज होता है, क्योंकि इसके ऊपर है ना धीरे धीरे फ्लेम जलती है, तो इसके ऊपर कुछ बीकर में कुछ चीजें गर्म करनी है, ठीक है, कुछ हीट अप करना होता है, तो हम कर पाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, रिएक्शन तेज करनी है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करना होता है, कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए, इसकी सहायता से ज्योतिहीन ज्वाला प्राप्त की जाती है, जिसमें लाइट नहीं होती है, ज्वाला है लाइट नहीं है। चित्र में बुनसन बर्नर प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक लंबी नली होती है जिसमें बारीक छिद्र H द्वारा ज्वलनशील गैस प्रवेश करता है। इसमें एक बारीक छिद्र से ज्वलनशील गैस क्या होता है भाई, प्रवेश करता है। छिद्र जो होता है वो बहुत बारीक होता है, अतः उससे निकलने वाली गैस का वेग बहुत अधिक होता है। अब बर्नौली प्रमेय से गैस का वेग अधिक होने के कारण नली के अंदर दाब कम होता है। नली के अंदर क्या होगा, दाब जो होता है वो कम होता है। अब नली के बाहर, नली के अंदर तो कम हो गया, ये नली के बाहर, नली के बाहर दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अब इसके कारण नली में बनी छेदों में अंदर प्रवेश करने लगती है क्या, हवा।
हवा जो है ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे वायु और गैस का मिश्रण बन जाता है। यही मिश्रण नली के ऊपरी भाग पर ज्योतिहीन ज्वाला उत्पन्न करती है। यहां पर जाकर के ज्योतिहीन ज्वाला उत्पन्न करती है। और यहां पर जो है ना, यहां पे ये जो कॉलर है, यहां पे क्या होता है, ये खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। यहां से एयर यहां से जाकर के मिक्स होता है, फिर मिक्सर होकर के ऊपर जाकर के जलने वाली है। जो मैंने यहां पर भी बात कही थी कि भैया ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, लो प्रेशर एरिया बनता है इस पाइप के अंदर, और यहां से जो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के कारण बाहर की वायु है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, और फिर जाकर के वो बर्नर पे उसको जलाना शुरू करती है, एक फ्लेम मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है भैया, यहां तक आई थिंक कि कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा एक किप नुमा पार्ट है ना। इसमें देखिए, इसमें भी हम एक बॉल रखेंगे तो क्या होगा जरा समझिए। यदि एक किप पर पिंग पोंग गेंद को रखकर उसको उल्टा कर रहे और उसके पतले सिरे को तेजी से फूंके तो गेंद नीचे गिरने के बजाय किप की गर्दन से चिपक जाती। ये ऐसा एक पिंग पोंग बॉल रखा है, किप रखा है। अब यहां से क्या करना है, ऐसा फूंक मारना है। जब हम फूंक मारेंगे बहुत तेजी से तो हवा ऐसी आएगी, ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। मतलब यहां पर एयर का वेग अगर ज्यादा होगा तो ये ऊपर वाले एरिया में यहां पे क्या बनेगा भैया, तो आप कहोगे यहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। और नीचे तो वायुमंडलीय दाब के बराबर है ही, तो ये वायुमंडलीय दाब नीचे से ये किसके बराबर, ये वायुमंडलीय दाब। ये किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब। और ऊपर कैसा, तो ऊपर जो है हमारा लो प्रेशर एरिया, मतलब यहां पर कम दबाव का क्षेत्र, यहां पर ज्यादा दबाव का क्षेत्र। तो ये ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र में यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस। तो ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र में क्या होने लगेगा, वो बॉल उठने शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए तो देखिए, जब किप के पतले सिरे को तेजी से फूंका जाता है तो गेंद के ऊपरी भाग पर वेग अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। यहां पर वेग का मान ज्यादा है तो यहां पर दाब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो गेंद के नीचे का वायुमंडलीय दाब ऊपर के दाब से अधिक होता है। ये वायुमंडलीय दाब कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो भैया क्या होगा, अतः गेंद नीचे नहीं गिर पाती है, गेंद क्या होने लगती है, ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देती है। क्लियर है भाई? तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 7 तरीके के अलग अलग हमने कवर अप कर लिए यहां पर एग्जाम्पल्स, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं भाई। जैसे कि हम लोग और 2 बातें कर रहे हैं यहां पर। जैसे देखिए, 2 गेंदों को एक दूसरे के पास पास लटकाकर उनके मध्य हवा फूंकने पर दोनों गेंदें पास आने लगती है। हवा का वेग अधिक होने के कारण दोनों गेंदों के बीच का दाब क्या होता है, कम होता है। मैं काम करता हूं, इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, फिर और बेहतर समझ में आएगा। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आप बना सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के, जिसमें आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए भाई, आपको सिंपली एक काम कर लेना है जो यहां पर कह रहे हैं, अपने को है ना ऐसा एक मजेदार वाला गेम खेलना है। क्या? एक ऐसे दृढ़ आधार से एक यहां पर गेंद लटका लेना और एक यहां पर गेंद लटका लो। अब खूब तेजी से इस बीचों बीच में ना खूब तेजी से फूंक मारेंगे। ऐसे दोनों बॉल यहां पे लटक रहे, मैंने बहुत तेजी करके फूंक मारा तो क्या होगा, यहां पे वेग ज्यादा हो जाएगा, तो इसके इन दोनों बॉल्स के बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहां पर कैसा प्रेशर होगा भाई, तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो एक बात बताइए, इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लग ही रहा है ना प्रेशर, इधर से थोड़ी प्रेशर कम हुआ है, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा हुआ, इन दोनों के बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। तो ये बॉल दोनों में आपस में किधर ऐसा लगेगा कि दोनों चिपकने आ गई। ये दोनों बॉल्स क्या होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर चिपकने को चली आती है। कितना मजेदार सा है ना, बड़े इंटरेस्टिंग सा है भैया। घर में बढ़िया बेहतरीन बनाओ, दोस्तों को भी सिखाओ और मजे करो। क्या कि 2 गेंदों को एक दूसरे के पास पास लटकाकर उनके मध्य हवा फूंकने पर दोनों गेंदें पास पास आने लगती हैं। हवा का वेग अधिक होने के कारण दोनों गेंदों के बीच में दाब जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा यही नहीं, आंधी तूफान में जो छत होते हैं वो उड़ जाते हैं। वो क्यों उड़ते भाई, तो ऐसे आपने छत बना हुआ है शेड वेड वाले टाइप, अब बहुत तेजी से हवा अगर चलेगी तो उच्च वेग होगा ना हवा का, तो दाब कैसा होगा, दाब कम होगा भाई। वेग अगर उच्च होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी, दाब कम होगा। और रूम के अंदर का जो प्रेशर होता है, रूम के अंदर का जो दाब होता है ये तो ज्यादा है, तो रूम के अंदर का दाब ज्यादा है, क्योंकि रूम के अंदर का दाब हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर तो होगा ही ना एटलीस्ट। तो अगर इसके दाब के बराबर हो गया, ऊपर लो प्रेशर बन गया, तो भैया ये नीचे वाले ये छज्जे को ही उड़ा देंगे।
है ना, छज्जा उड़ गया, लो भैया आई आंधी ले गई छज्जा। आंधी तूफान आने पर छत के ऊपर वायु का वेग बहुत अधिक होता है, अतः छत के ऊपर दाब नीचे की तुलना में कम हो जाता है। छत के ऊपर की दाब क्या हो गया भाई, कम हो गया, नीचे दाब ज्यादा है। इस दाबांतर के कारण छत पर ऊपर की ओर एक परिणामी बल कार्य करता है, जिसके कारण टीन की छत उड़कर गिर जाती है। टीन की छत जो होती है वो उड़ जाती है, इसी कारण से उड़ती है। नहीं तो भाई आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से शेड है, अब ये क्यों अपने आप से उठने लग गई भाई, अपने आप से ऐसा खटर खटर करना शुरू होता, इसी कारण क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम हो गया। लेट्स मूव। ऐसा भी आपने सुना है क्या, जरूर सुना होगा, कहते हैं ना कि अरे यार वो ट्रेन के पास मत जाना, ट्रेन खींच लेती है अपनी तरफ, ऐसा सुना है क्या? ऑलमोस्ट है ना, गांव में अगर सुनेंगे तो ऐसा सुनने को मिलता है ना। जैसे हमारा स्कूल जो था वो है ना रेलवे लाइन के, रेलवे पटरी के बाजू में था, ठीक है। अब क्या होता था, तो भैया ऐसी भ्रांतियां हमने तो खूब सुनी थी, क्या कि अगर वो रेलवे ट्रैक पे मत जाना, नहीं तो है ना ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है। अभी सुन करके कैसा लगता था, अरे भाई कुछ तो होता होगा। तो क्या होता होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होता है भैया, ऐसा क्या होना है? तो एक बात समझिए ना, ये ट्रेन यहां से गुजर रही है, तो ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है, तो वहां क्या ट्रेन के जो जस्ट पास में, ये ट्रेन यहां से तेजी से गुजर रही, तो ट्रेन के पास में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा ना, कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर ट्रेन के करीब अगर आप खड़े होंगे तो लो दबाव के क्षेत्र के कारण आपके पीछे साइड पे तो भैया ज्यादा दबाव लग रहा है, क्योंकि इधर में वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब आगे आपका लो प्रेशर एरिया होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इधर की तरफ झुक रहे, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है भाई, लो प्रेशर होगा तो उधर की तरफ धक्का लगेगा ना आपको, तो ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच रही है, जिसको कॉमनली लोग कहते हैं अरे भैया वो ट्रेन खींच लेती है। ट्रेन नहीं खींच रही, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के कारण हम उधर की तरफ झुक रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो भाई इसको भी जरा देखिएगा। अच्छा, इसका एक और कारण मैं बता रहा हूं, जैसे आप देखिए ना कि प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन गुजर रही होती है, तो जो प्लास्टिक वगैरह के छिलके वगैरह, जो रैपर्स वगैरह, कुछ गंदगी जो घिरी रहती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है ना तेजी से ट्रेन की पटरी की तरफ जाने शुरू हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इधर साइड में प्रेशर ज्यादा है, ट्रेन के साइड में प्रेशर कम है, चलेगी। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो तो यात्रियों को पटरी से दूर खड़ा होना चाहिए। रेलगाड़ी और यात्रियों के बीच वायु तीव्र वेग से बहती है, अतः बर्नौली के प्रमेय से वहां दाब कम हो जाता है। यात्री के पीछे वायु का वेग कम होने के कारण दाब अधिक रहता है। पीछे हमारा वायु का वेग ज्यादा है, सॉरी कम है, तो दाब ज्यादा है, आगे वेग कम ज्यादा हो गया तो दाब कम हो गया, जिससे यात्री पर ट्रेन की दिशा में एक परिणामी बल कार्य करने लगता है। फलस्वरूप वह रेलगाड़ी की ओर खिंचाव का अनुभव करता है। इसी तरह तेज रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजरने पर कूड़ा करकट रेलगाड़ी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो वह आकर्षण का कारण क्या है भाई, कि ट्रेन तेजी से गुजर रही है, हवा तेजी से वहां से गुजर रही है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली पीछे साइड से हाई प्रेशर है इन कूड़ा करकटों पे, तो ये ट्रेन की पटरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मैग्नस प्रभाव की बात करते हैं। और मैग्नस प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये मैग्नस प्रभाव है, जैसे देखिए यहां पर क्या है भाई, गेंद का दाईं ओर गति करने पर वायु पीछे की ओर बहने लगता है। गेंद जो है ये अगर दाहिनी ओर गति करता है तो हवा पीछे की तरफ बढ़ता है। इसके प्रभाव का देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसी देखने को मिलती है। लॉर्ड रेले ने सर्वप्रथम यह निरीक्षण किया कि जब गति की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः चक्रण, मतलब स्पिनिंग करती हुई टेनिस या क्रिकेट की गेंद शांत वायु में गति करती है तो उसका वक्रीय पथ और अधिक वक्रीय हो जाता है। इसकी व्याख्या मैग्नस ने की थी, अतः इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। ये जो बॉल स्विंग होने की एक परिकल्पना क्यों कहूं भैया, होती ही है। जो बॉल स्विंग होना आप देखते हैं क्रिकेट में, बहुत ज्यादा इसको वैल्यू देते हैं कि भाई बॉल हवा में लहरा रही है, हवा में स्विंग हो रही है। इसका क्या मतलब है, ये मैग्नस प्रभाव से समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि गेंद बाईं से दाईं ओर चक्रण करती हुई गति कर रही है, ऐसा बॉल को ऐसा पकड़ा, ऐसे स्पिन किया, ऐसे घूम रही है बाएं से दाएं तरफ, ऐसा स्पिन करती हुई जा रही है। जब गेंद आगे की ओर बढ़ती है तो उसके आगे का वायु गेंद द्वारा छोड़े गए खाली स्थान की पूर्ति हेतु पीछे की ओर दौड़ती है। इस प्रकार धारा रेखीय दिशाओं में दाईं ओर से बाईं ओर होती है, मतलब धारा रेखियों की दिशा जो होती है, रेखाओं की जो दिशा होती है वो किधर होगी भाई, दाहिने से बाईं। आपने ऐसा स्पिन किया,
और बॉल को थ्रो फेंका भी है ना भैया, बॉलर क्या करता है, बॉलर जब इधर की तरफ फेंक रहा होता है तो बॉल ऐसे स्पिन भी कर रही होती है, आगे भी बढ़ रही होती है। तो जब वो स्पिन कर रही है तो जो खाली जगह उसने बनाया है, बॉल आगे बढ़ेगी तो पीछे के साइड में खाली जगह जो बनेगा, उस खाली जगह में धारा रेखीय प्रवाह होता है, उस साइड में क्या होने लगता है भैया, तो वायु उस खाली जगह को भरने के लिए आती है। गेंद के चक्रण के कारण गेंद के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर तथा नीचे की वायु दाईं ओर से बाईं ओर गति करता है ना। अतः गेंद के ऊपर वायु का परिणामी वेग कम तथा नीचे अधिक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है भाई, ये देखिए, ये बॉल ऐसा स्पिन कर रहा है तो इसके ऊपर जो वायु कवर कर रहा है, गेंद की चक्रण गति के कारण वायु की गति है। ठीक है, ये वायु की गति इस तरीके से हमको देखने को मिलने लगती है। ठीक, अब क्या हो रहा है भाई, तो परिणामी वेग गेंद के ऊपर कैसा हो गया, कम हो गया, और नीचे कैसा, ज्यादा है। इस प्रकार बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गेंद के ऊपर दाब अधिक एवं गेंद के नीचे दाब कम हो जाता है। ऊपर जो होगा अधिक होगा, नीचे जो होगा वो दाब कम होगा, है ना। ये दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है, ऊपर दाब अधिक है, नीचे कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण गेंद पर नीचे की ओर झुककर अधिक वक्रीय पक्ष में चलने लगती है। इसी कारण से क्या होता है भाई, जो गेंद है क्या हो रहा है, नीचे जो हो रहा है वेग ज्यादा हो रहा है और ऊपर जो है वो वेग कम है। नीचे वेग अगर ज्यादा है इसका मतलब नीचे के साइड में लो प्रेशर बनेगा, ऊपर के साथ में हाई प्रेशर बनेगा और गेंद जो है वो नीचे ही दब करके और ज्यादा कर्व्ड हो जाती है। बॉल क्या होगी, और कर्व होकर के चलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक बेलन की कल्पना करते हैं, मैं डायग्राम दिखाता हूं। एक बेलन की कल्पना करें जिसकी गति की दिशा चक्रण के अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में बेलन के सतहों पर दाब एक समान होगा, अतः बेलन अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। यही कारण है कि बुलेट आकृति में बेलनाकार बनाए जाते, गोलाकार नहीं। अब देखिए, अगर बुलेट को गोल बनाते तो क्या होता है, ऐसे लहरा करके और वक्रीय जाता, है ना, क्या हो जाता, और लहरा करके वक्रीय। देखिए, ये इसको इधर जाना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन ये और वक्रीय हो गया और नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। अब अगर ये बेलनाकार होते, जैसे बुलेट जो होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है बेलनाकार, तो बेलनाकार होने के कारण क्या होता है भाई, इस तरीके से ये बुलेट ऐसा स्पिन कभी नहीं करती, ऊपर से नीचे ऐसे स्पिन कभी नहीं करती। हाँ, बुलेट ऐसे स्पिन करती हुई जा सकती। तो बुलेट में सिलेंड्रिकल बनाने के कारण यह होता है कि इसके बेलन के सतहों पे इधर दाब जो है ना सभी जगहों पे एक समान लग रहा है। एक समान लगने के कारण बुलेट इस तरीके से नहीं घूमती है ना, इसी कारण से वो वक्रीय नहीं होती। बुलेट सीधे फायर करिए तो वो सीधी जाती है। ऐसा नहीं कि बुलेट को जब हमने यहां से फायर किया होगा तो ऐसा बुलेट इस तरीके से ऐसे ऐसे गिरने वाली है, नहीं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो सीधे ही ट्रेवल करेगी क्योंकि उसकी स्पीड भी तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये गोली या बॉल की बात करते हैं तो इस तरीके से जाके वो डिप हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जरा। तो यहां पर हम समझ सकते हैं, एक साथ तीनों डायग्राम को हम रख रहे हैं। देखिए, गेंद का दाईं ओर गति, गेंद जो है गेंद का दाईं ओर गति करने पर वायु पीछे की ओर बहता है। गेंद इधर बह रही है तो ये वायु जो है इस खाली जगह को भरने के लिए इधर साइड में आता है। यहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा भाई, तो गेंद की चक्रण गति के कारण वायु की गति, अब गेंद के घूमने के कारण ये वायु की गति है। इसके कारण हो क्या रहा है, तो परिणामी वेग अधिक तो दाब कम, दाब कम तो गेंद का मार्ग अधिक वक्रीय हो जाता है। ये ऐसा जो चल के जाना चाहिए वो और ज्यादा कर्व्ड हो जाता है क्योंकि दाब नीचे साइड में क्या हो गया है, कम हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है भाई, तो अब जरा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो हमने क्या कहना चाहा था, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भैया जो इनके अनुप्रयोग थे उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं एक वायुयान क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, उसके पंख के ऊपरी पृष्ठ पर वायु का वेग 120 मीटर प्रति सेकंड तथा निचले पृष्ठ पर 100 मीटर प्रति सेकंड है। वो वायुयान वाला एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा। ये जो एग्जाम्पल था हमारा, ये रहा। ठीक है, ऊपर वाले पे कितना चला भाई, 120 मीटर प्रति सेकंड से, नीचे वाले पे कितना चल रहा है, 100 से। हमने यहां पर बोला भी था कि वेलोसिटी ऊपर वाले की ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम। ये ऊपर की ज्यादा, नीचे की कम। अच्छा,
यदि वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है तो पंख के निचले और ऊपरी पृष्ठों के मध्य दाबांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि दोनों पृष्ठों पे जो दाबांतर है उसकी बात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम दाबांतर निकाल लेते हैं यहां पे। तो दाबांतर कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास में, जो गिवन डेटा पहले उसकी बात करता हूं। तो मैं कह रहा हूं वायु का वेग ऊपरी पृष्ठ पर 120 है, ठीक है ना। ऊपरी पृष्ठ पर कितना हो गया भैया? 120। ठीक, तो मैं कहता हूं कि इसको P1 कह लेता हूं। P1 जो है 120, सॉरी P1 क्यों, V1 जो है वो 120 मीटर प्रति सेकंड है ना। ये कौन सा है भाई? तो वायु के ऊपरी पंख पे, ऊपरी पंख के ऊपरी पृष्ठ पे, ऊपरी पृष्ठ पर वायु का आवेग। ऐसे ही निचले पृष्ठ पे जब वायु के वेग की बात करें तो 100 मीटर प्रति सेकंड है। ये किस पे भाई? तो ये है हमारे निचले पृष्ठ पर वायु का वेग। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहे हैं इसका घनत्व, वायु का जो घनत्व है वो 1.3 केजी पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, 1.3 केजी पर क्यूबिक मीटर है। तो अब एक काम करते हैं, प्रेशर का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहां पर। ठीक है ना, क्या करते हैं भाई? प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए मैं कहता हूं कि ये दोनों भाई ब्लेड है, हाइट में इतना ज्यादा डिफरेंस तो आना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कहता हूं कि बर्नूली के प्रमेय से क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे P1 प्लस हाफ ऑफ DGH, हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर भाई, ठीक है, हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ में जो DGH और इधर साइड में भी DGH, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैंसिल हो जाएगी। कारण क्योंकि ये लगभग एक ही हाइट पर है, धरातल से एक ही हाइट पर है भाई। वायुयान की ब्लेड की मोटाई इतनी ज्यादा नहीं होगी हाइट के रिस्पेक्ट में। वायुयान धरातल से तो बहुत ऊंचा होगा, लेकिन उसके ब्लेड की निचली और ऊपरी सतह में इतना अंतर नहीं होगा। तो हाइट लगभग सेम मान लेते हैं, चूंकि ऊंचाई समान है। ठीक है, ऊंचाई कैसा है? समान है। अतः ये DGH तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख लूंगा P1 प्लस हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? तो आपने क्या कहा था कि भैया यहां पर देखिए, यहां पर जो है प्रेशर ज्यादा है, ऊपर जो है वो प्रेशर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं हमारा P2 माइनस P1, निकाल लें P2 माइनस P1। ठीक है, या नीचे से कम है तो इसी को निकाल लीजिए, P1 माइनस P2 कर देता हूं। चलिए P1 माइनस P2, ठीक। तो P1 माइनस P2 यानी हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर, है ना। P2 को इधर है, P1 को उधर, ठीक। चलिए, तो P1 माइनस P2 यानी दाबांतर मुझे चाहिए, क्या चाहिए? दाबांतर ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं तो P1 माइनस P2 ही निकालनी है। मैं इक्वल्स टू लगाता हूं हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही बनेगा। तो हाफ ऑफ D की बात कीजिए, है ना, हाफ ऑफ D की बात करते हैं, ठीक। D की अगर हम बात करें तो D जो होने वाला है हमारा, अच्छा कुछ उल्टा कर दिया अपन ने, एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ऊपर वाले को 2 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर P2 को हमने कम माना है ना, P1 को हमने ज्यादा माना है, नीचे वाले को ज्यादा, ऊपर वाले को कम। तो ऊपर वाले को अगर हमने कम माना है तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि ये हो गया हमारा D कितना है भैया? तो ये हमारे पास 1.3 V2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया? 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, यही होगा, है ना। वेलोसिटी कम होगा, ठीक है, वहां पर दाब ज्यादा होगा, तो मतलब P1 ज्यादा होगा। तो 1/2 इंटू 1.3
इंटू इनको अगर करेंगे तो 12 12 44, 144 पर 00 माइनस 100 पे 2 जीरो और इसको इधर साइड में सॉल्व कर लूं मैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां पर P2 माइनस P1 की वैल्यूज आ गई 1/2 इंटू 1.3 इंटू ये कितना है भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ये 4400 यही बचेगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे। अब इसको कैंसिल और कर लीजिए तो ये कितना बचेगा 2200 है ना। 13 से इसको कैंसिल करूं 2 जीरो लगा दीजिए, दशमलव यहीं लगा देते हैं। अब 13 से 13 दूनी 26, 6 2 13 दूनी 26 और 2 28 मतलब कितना बचा, तो P2 माइनस P1 की जो वैल्यू है ये बची 2860 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हैं P2 माइनस P1 है ना, इसको लिख सकते हैं डेल P, चेंज इन प्रेशर, दाबांतर। तो डेल P की वैल्यू जो आ गई ये आ गई 2860 पास्कल, ठीक है, क्या आ गई 2860 पास्कल। तो चलिए ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि निचले और ऊपर वाले पृष्ठ पर दाबांतर कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, ठीक है, चलेगा। तो फैक्टर क्लियर हो चुका है, हमें समझ में आ चुकी है भाई कि एक वायुयान अगर क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है तो हमने ये हाइट को क्या कर दिया है, हाइट को सेव करके इनको कैंसिल कर दिया, मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो गई, कैंसिल हो गई। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर रहने वाले, कांस्टेंट रहते हैं ना, यही बोला था हमारे किन्होंने, बर्नौली ने, ठीक है। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया भाई, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि अब यहां पर हम सेशन एंड करने वाले हैं, क्योंकि खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने, खूब सारे उसकी यूटिलिटी हम लोगों ने समझी, देखी, सीखी और किस तरीके से बिहेव एक्ट करेगा उसको भी समझे, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है हमने उसको भी समझा एंड फाइनली हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो मैंने जो आपसे कहा था कि भैया डीप में उतरना है, गहराई में उतरेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेग कम हो जाएगा, दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा और हमारा जो वेग होगा है ना, दाब बढ़ेगा तो वेग कम हो जाएगा, दाब वेग कम हो जाएगा। यही थी भाई फाइनल आज की स्टोरी का क्रक्स, प्रसाद कह सकते हो, ये प्रसाद रखना है अपने पास, इससे हमारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ इन सभी चीजों की भी बात हम करते रहेंगे। तो भैया आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे वेंचुरी मीटर की बात करी है, ये वेंचुरी मीटर है अल्टीमेटली, उसके लिए हम लोगों ने प्रेशर निकाला, ठीक है, वेलोसिटी निकाला और आयतन निकाला। तो सबसे पहले आप वेंचुरी मीटर के लिए इसको रख लीजिए, ये क्या है भाई, वेंटूरी मीटर, ठीक है, ये वेंटूरी मीटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए फटाफट से, ठीक, आई थिंक इट्स डन। नाउ इसका स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है। अब ये दोनों हो गए तो भैया इसका और रख लीजिए, यहां पर हमने इसके एनर्जी की बात करी थी, इसको रख लीजिए, ये मेन पिक्चर था, इसी की कहानी हमने पूरी खेली है, ठीक है, डन। तो करते हैं भैया अब क्या करें, इस सेशन को कहीं पे अब करते हैं समाप्त, अब मिलेंगे अपन अपने अगले सेशन में। तो इसके पूर्व में आपको बताते चलूं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर मिल जाता है और ये पूरे कोर्स कंटेंट आपके सीबीएसई के साथ साथ सभी स्टेट बोर्ड्स में भी लागू होता है। साथ ही साथ और इंप्रूवमेंट और इंप्रोवाइजेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बुक्स एंड ई नोट्स को, ई बुक्स और ई नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा तैयार की गई है एक्सक्लूसिवली आपके लिए। साथ ही साथ ये पूरे नोट्स, पूरे पीडीएफ्स अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी अब घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना पड़ेगा ना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।